ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। आप सभी का स्वागत है CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। भारतीय बाजार ऊंचाई पर ही ट्रेड करते हुए आज दिन की 19,800 के पार निकलता हुआ निफ्टी। क्या हो आज की क्लोजिंग रणनीति, कितनी और रफ्तार पकड़ेगा बाजार आज एक्सपायरी के दिन, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में तेजी की रफ्तार कायम। एक्सपायरी के दिन निफ्टी 19,800 के पार निकला। लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा मिड कैप इंडेक्स। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स भी नई ऊंचाई पर। बैंक निफ्टी में तेजी थोड़ी कम। क्रूड और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से आईटी स्टॉक्स में दिखी बहार। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.5% से ज्यादा भागा। 3% की तेजी के साथ आज इन्फोसिस TCS बने निफ्टी के टॉप गेनर्स। कोफोर्ज में 6% की रफ्तार। बजाज फाइनेंस में शानदार रिकवरी। निचले स्तरों से शेयर 5% से ज्यादा सुधरा। RBI ने कंपनी के खिलाफ लिया है सख्त एक्शन। ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड्स के जरिए लोन देने पर लगाई रोक। सरकार ने घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती की। दरें 9,800 से घटकर 6,300 रुपए प्रति टन। डीजल पर भी विंडफॉल टैक्स में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती। रिलायंस के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज तेजी। निवेशकों को मिलेगा टाटा ग्रुप की एक और कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका। टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी का 22 नवंबर को खुलेगा IPO। प्राइस बैंड 475 से 500 रुपीज़ पर शेयर। 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। खबर के बाद टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर। और सुस्त आगाज के बाद प्रोटियन ई गवर्नेंस में तूफानी तेजी। लिस्टिंग से अब तक 3 दिन में स्टॉक 50% चढ़ा। NSDL की सहयोगी कंपनी है प्रोटियन ई गवर्नेंस। ओके चलिए फिर स्वागत है आपका शो में और बात करेंगे मार्केट्स की। और एक आज हश्ता एक 19,800 जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, आज आ गया वो लॉजिकल टारगेट जो हमारा 19,800 का था। और एक शानदार मूव मार्केट के लिए रहा। 19,525 क्रॉस होते ही एक वन वे मूव आना था 19,800 पर। वहाँ कोई रेजिस्टेंस था नहीं। अब थोड़ी रेजिस्टेंस है निफ्टी में। अगला पड़ाव ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पर। यहाँ से अब करीब 400 पॉइंट का और डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है। देखिए लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, मिड कैप्स लीड कर रहे हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद आज मिड कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया। नॉर्मली क्या होता है, पहले बड़ा इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर मिड इंडेक्स लगाता है, फिर स्मॉल कैप लगाता है। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार ये मार्केट की रैली ऐसी रही है। स्मॉल कैप ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाया, फिर मिड कैप ने उसको फॉलो किया। आज मैं क्लोजली वॉच कर रहा था कि मिड कैप का ऑल टाइम हाई लगेगा। आधे घंटे पहले मिड कैप का ऑल टाइम हाई लगा और स्मॉल कैप पहले ही ऑल टाइम हाई लगा चुका है। शानदार मार्केट। और अभी तो इस मार्केट ने और लंबा सफ़र तय करना है। और इस मार्केट में शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें मतलब बिल्कुल ना करें। अगर आप लॉन्ग करने से डर रहे हैं अलग बात है, वैसे तो खैर डरना नहीं चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। इस मार्केट तेजी में रहिए। और तेजी का ही दरअसल फीवर बाजार पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह के लेवल्स और जिस तरह के हाईज छोटे मझौले काउंटर्स में बनते दिखाई दिए हैं। तो आज 19,800 वो लॉजिकल लेवल पर तो आ गए अनुज, लेकिन यहाँ से अब क्लोजिंग के लिए क्या स्तर रहेगा? देखिए आज एक्सपायरी है और मार्केट ने आज सुबह सुबह जो वो एक हमारी एक रेंज थी उसको जैसे ही क्रॉस किया, सुबह लो डिफेंड किया, फिर 19,735 जैसे ही क्रॉस हुआ। 19,735 क्रॉस होते ही सबके शॉर्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। आपकी स्क्रीन को दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली ना, वो 19,726 के आसपास था। वो ऑप्शन राइटर का जोन था। जैसे ही वो क्रॉस हुआ मार्केट फर्राटा। अब मुझे लग रहा है अजदा, अच्छा एक बार वो 19,750 की कॉल दिखाइए जरा एक बार। आज सुबह जब हम उसकी स्पॉटिंग कर रहे थे वो 2.5 रुपये पे थी, फिर 2.5 रुपये से 12.5 पर आई। 12.5 पर हमने कहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मामला यहाँ पर। वो 12.5 वाली कॉल अब 70 रुपये से ऊपर है मेरे ख्याल से। हाँ ऑलमोस्ट 70 रुपये पर आ गई है वो कॉल हश्ता। ये बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। और अब मुझे लग रहा है एक बार 19,850 की कॉल देख लेते हैं, क्योंकि अब अगर कुछ मार्केट में अगर इंटरेस्टिंग होना है तो वो 19,850 की कॉल में होना है। ध्यान रखिएगा ये आज उस टाइप की मार्केट लग रही है मुझे जिसमें मार्केट सारे एक एक करके सब कॉल राइटर्स को पनिश करने के मूड में। तो अब अगला नंबर शायद 19,850 के कॉल राइटर्स का हो सकता है, जहां पर 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और सिर्फ 4 रुपये प्रीमियम है। अब आप सोचिए अगर 19,850 क्रॉस होने लगा, अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, तो फिर क्या तेज़ी आ सकती है। लॉन्ग रहे हश्ता
और आज का लो अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 19627। ब्यूटीफुल, थोड़ा डीप हो गया लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा 19627। अब जो हायर डबल बॉटम था 19329 का, वो हायर डबल बॉटम 19600 पे बन गया मार्केट का। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी होगी आपके लिए ये कि 19627 के स्टॉप के साथ लॉन्ग बने रहें, क्योंकि ये मार्केट अब तैयार है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एक्सपायरी वाले दिन आप न्यू ऑल टाइम हाई लगाएं। इस मंथली एक्सपायरी वाले दिन आप न्यू ऑल टाइम हाई लगाएं, ये पॉसिबल है। 20,232 का जो भी हाई है वो पॉसिबल है। यहाँ से 400 पॉइंट की रैली चाहिए। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ से 2 हफ्ते में 400 पॉइंट की रैली निफ्टी में आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो पॉसिबल है। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप मंथ एंड की कॉल्स पर फोकस करें और हर डिक्लाइन पर मंथ एंड की कॉल खरीदें। देखिए, सेम डे ऑप्शंस में थ्रिल होती है, मंथ एंड ऑप्शंस में लेने में आपके पास एक लॉजिकल ट्रेड होती है। लॉजिकल ट्रेड ये है कि अब अगर आपने अब तक रैली मिस कर दी तो मंथ एंड ट्रेड एक हमने एक हफ्ते पहले एक 19500 की मंथ एंड कॉल की बात की थी और एवन 19800 की कॉल की, वो तो मेरे ख्याल से डबल या ट्रिपल हो गई होंगी। अगर आपको उसी तरीके की ट्रेड चाहिए तो हर डिप पर आप मंथ एंड की कॉल बाय करें। बस एक दिक्कत है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है। आज फिर देखिए बैंक निफ्टी फिर 44,500 की जो रेजिस्टेंस है ना, उसको वो लेके मतलब वो क्रॉस करने को तैयार नहीं है। आज भी 44,409 का हाई, ये मेरे ख्याल से मंडे का, सॉरी कल का हाई भी यही था, करीब करीब 44,409 ही था मेरे ख्याल से। तो ये जो है ना एक थोड़ी सी दिक्कत निकाल रहा है। एक बार 44,500 क्रॉस होगा ना, फिर बैंक निफ्टी भी जुड़ेगा, लेकिन तब तक बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड्स जो भी लेनी है आपको निफ्टी में ही लेनी है। फिर जो भी ट्रेड होगी तो निफ्टी में ही फोकस करें, जब वहां पर एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है उसी के साथ रहे। वीरू, गुड आफ्टरनून, आपकी नजर किस पर है? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून। इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा मूव है, स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। अभी बातचीत करते करते आई थिंक जो बैंक निफ्टी में हल्का सा एक स्विंग आया है उसको स्पॉन्सर करता हुआ HDFC बैंक। हालांकि यहाँ पे मेरा ध्यान केंद्रित एग्जैक्टली HDFC बैंक में ही है और किसी चीज़ पे नहीं, इंडेक्स पे नहीं आ रहा हूँ मैं। एट 1515 एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च रुपये की ट्रेड करता हुआ। आज बहुत दिनों बाद इसमें पहली बार 2 कंसेक्यूटिव सेशंस में 2 बड़े डेवलपमेंट्स हैं। कल 18 सितंबर के बाद पहली बार टूडीडीमा के ऊपर क्लोज हुआ था और आज फर्स्ट टाइम इसमें शॉर्ट कवरिंग है। 5 लाख शेयर OI में घटे। तो यहाँ पर HDFC बैंक टेक्निकल और ऑप्शन पैरामीटर्स पे क्या है, 1500 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर 18 रुपए के फ्रैक्शन से ट्रेड करता हुआ। तो 3 डेवलपमेंट है HDFC बैंक पे, एक इस पे नजर रखूंगा। दूसरा स्टॉक फ्यूचर है दैट्स HCL टेक्नोलॉजीज, जिसे कहते हैं ना कोर स्ट्रेंथ। सुबह भी इस ट्रेड पर हमने बात की थी, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। हमने TCS पे बात की, हमने HCL टेक्नोलॉजीज पे बात की, हमने इन्फोसिस पे बात की। बट जहां तक HCL टेक्नोलॉजीज का सवाल है, एट 1308 ये डे हाई पर है, प्लस ये अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री जनवरी 2022 की और सितंबर 2021 की ऑलमोस्ट उसमें जाने की तैयारी करता हुआ। क्यों? क्योंकि इसने 18 सितंबर आई मीन दिस ईयर उस हाई को अब क्रॉस कर दिया है। ह्यूज OI बिल्डअप, आई मीन 7.75%, एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। HCL टेक्नोलॉजीज और इसके ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक मतलब बेहतरीन सेटअप है। फ्रेश ब्रेकआउट एक और स्टॉक में आया है दिग्गज में, दैट्स पॉलीकैब, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में। अगर आप इसको देखें, मैं इसको इसलिए यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसने रेस्ट काफ़ी लिया। ये अभी भी अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बस एक रेस्ट था 13 अक्टूबर से लेकर आई थिंक ऑलमोस्ट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक इसने रेस्ट लिया। बट आज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आप OIs को देखिए, करीब करीब अभी 3/4% शेड हुए हैं, बट डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। तो ये 3 स्टॉक्स जिन पर नजर रहेगी। और एक और स्टॉक दैट्स डिक्सन। अगेन बिग टिकट साइज के स्टॉक्स में अच्छे स्विंग आ रहे हैं। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे एट 5413 इसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, पिछले 5 सेशन की ट्रैजेक्टरीज को पार किया और यहाँ भी 6% का बिल्डअप। टेक्निकल एंड फ्यूचर सेटअप बेहद शानदार इन 4 स्टॉक फ्यूचर्स का। हर्षिता जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच डॉक्टर रेड्डीज को के लिए एक अपडेट आता हुआ भारत में, यहाँ पर माइग्रेन मैनेजमेंट डिवाइस लॉन्च इन्होंने किया है। 2.5% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहाँ पर साफ है तेजी का ट्रेंड बनता दिखाई दिया है आज भी बाजार में। किन स्टॉक्स ने लीड किया इस तेजी को, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। TCS ऑफ कोर्स अनडाउटेडली आज टेक्नोलॉजी कंपनियों का बोलबाला है। TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा कल दोपहर से ही तेजी में। डॉक्टर रेड्डीज अभी इसका जिक्र कर रहे थे हम, 2.5% ऊपर वो ट्रेड भी गए। कोफोर्ज में एक अच्छा खासा कल तेजी दिखी थी और आज फॉलो थ्रू है 6% का। मनप्पुरम फाइनेंस ये लगातार दूसरा तीसरा सत्र है तेजी वाला। बॉश एम्फोसिस में भी हम देख रहे हैं जमकर खरीदारी हो रही है आज। मुनाफा वसूली की ग्रिप में आ रहा है कोल इंडिया।
एक्सिस बैंक ट्रेंड में कुछ मुनाफा वसूली और मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं हल्के से दबाव के साथ ट्रेड दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और आप किन ट्रेड्स पर फोकस करें, इस पर करेंगे बातचीत। हमारा पैनल एकदम तैयार है। हम फंडामेंटल्स पर राय लेंगे हिमांग जानी से। टेक्निकल पोल्स के लिए प्रकाश कावा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत और रचना वैद जुड़ेंगे। 2:15 बजे ऑयल मार्केटिंग कंपनी और बेसिकली ऑयल स्पेस पर नजरें रहेंगी। विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती जो सरकार ने ऐलान की है उस पर डिटेल्स आपके लिए करेंगे पेश आलोक प्रियदर्शी। 2:20 पर आज EMS के को फाउंडर और चेयरमैन रामवीर सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2:30 बजे यह दिन आपको बताएंगे IT स्टॉक्स में इतनी बड़ी तेजी की क्या वजह है जो इंडेक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है। लगातार तीसरा सत्र है तेजी का। साथ ही बिक्री के आंकड़े कैसे उभर कर आ रहे हैं, ये फेस्टिव सीजन हीरो मोटर्स के लिए कैसा रहा, उस पर दीपाली को जोड़ेंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ ASK हेड सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी जुड़ने वाले हैं। फिर 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा, आगे BTST STBT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज। ओके, चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं एक एक करके। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून। इस समय की ट्रेड है पॉलीकैब। काफी कंसोलिडेशन हुआ है करीब 3 वीक्स का। उसके बाद आज जो मूव मिला है काफी हद तक एक ब्रेकआउट कह सकते हैं इसको। ट्रेड कर रहा है पॉलीकैब 5264। स्टॉप लगाना चाहिए 5200 का। उसको प्ले करना चाहिए 5400 टू 5500 के लिए। 1 या 2 दिन 3 दिन देना चाहिए इसे। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। देखते हैं पॉलीकैब का जो मूव है आज शुरू हुआ है। पॉलीकैब ओके, तो पॉलीकैब एक अच्छा खासा मोमेंटम जोर पकड़ता हुआ। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। जी, तो देखिए फार्मा स्टॉक्स में भी आज काफी स्ट्रेंथ लग रही है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स ने फ्रेश ब्रेकआउट्स दिए हैं और उन्हीं में से एक सन फार्मा है जहां पर करीब 7 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे आप सन फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं। 1184 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है सन फार्मा में और टारगेट 1215 के रहेंगे। 1215 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं सन फार्मा में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सन फार्मा का 1200 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 18 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, निफ्टी फार्मा अब धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, सन फार्मा मानस की कॉल है और जब अनुज और मैं सुबह कार्यक्रम कर भी रहे थे तो हमारी बात यही हुई थी कि छोड़ के जब हम गए थे 10:30 का कार्यक्रम, फार्मा यहाँ से लीड लेगा। अब निफ्टी फार्मा इंडेक्स का ऑल टाइम हाई याद रखिएगा करीब 15,750 है, उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी PI इंडस्ट्रीज में जा रहा है। PI इंडस्ट्रीज काफी अच्छा एक टर्न अराउंड लिया है डे लो से, तो यहाँ पे मुझे लगता है एकदम 3800 जोन्स ऑन इमीडिएट बेसिस के लिए एकदम तैयार है। इसका मूवमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वाइल्ड रहता है, तो शायद 1-2 दिन में आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे टुवर्ड्स 3800। तो आप यहाँ पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3670 आप यहाँ पे 3800 जोन्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको ट्रेड ले सकते हैं। 3800 का कॉल ऑप्शन रफली 55 रुपीज में चल रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 40 का स्टॉप लॉस रखिए, ये भी आपको 75 से 80 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा। इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक भी क्या शानदार मल्टी बैगर रहा है ये, और रुकने का नाम खैर लेने को तैयार नहीं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। और मेरी इस वक्त की जो ट्रेड रहेगी वो रिलायंस की फ्यूचर्स पे लॉन्ग साइड पे रहेगी। कल से हमने जो मार्केट में अपू स्ट्रांगली देखा है उसमें रिलायंस ने अच्छा खासा अपना योगदान दिया है एंड आई बिलीव इट विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से अगर हम रिलायंस को लॉन्ग करते हैं 2360 पे SL लगाएंगे और मेरे हिसाब से मे बी टुडे इटसेल्फ ये 2385 कर लेगा। और अगर कोई ट्रेड कैरी करना चाहता है तो 2400 एंड 2420 के लेवल्स भी इसके फ्यूचर्स में विद इन अ डे और 2 दिखाई दे सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बात हो रही है। रचना कह रही है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बाय की, लेकिन ध्यान रहे आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात कर ले, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइस भी आप जरूर ले। हिमांग जानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फंडामेंटल्स पर एक राय ले लेते हैं। हिमांग, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय क्या ट्रेड पिक किया?
गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए सेक्टर्स का, वेल्थ कंपनीज के ऊपर काफी अच्छा एक पोटेंशियल बनेगा। तो मैंने 361 जो कि IIFL वेल्थ पुरानी जो कंपनी थी वो अभी 361 उसका नाम हो गया है, उसके अंदर और एक न्यूवामा है जो एडलवाइस की जो डीमर्जर हुआ उसमें जो वेल्थ का डिवीजन है वो है। तो ये दो कंपनीज प्रमुख वेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स है इंडिया में, और मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा सा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट बड़ा थीम है, उसमें सब सेगमेंट्स में डेफिनेटली इसमें एक्शन आएगा। और परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि AUM ग्रोथ, इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है। तो इसमें इवन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगभग 20 to 25% का अपसाइड लग रहा है। ओके 361, और ये आपकी प्रेफर्ड कॉल है हिमांक जी की इस वक्त की। देखिए यहाँ पे टेक्निकल्स और जो फंडामेंटल कॉस्ट थी वो पूरी हो गई। फंडामेंटल विशेषज्ञ हिमांक थे हमारे साथ। मीनवाइल मार्केट से डे हाई, एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेके आइएगा 19,790, ये भी लगभग दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और थैंक्स टू बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। इट्स 7284, ऑलमोस्ट एट डे हाई, रीगेनिंग इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इस पे क्या बात करूँ, आई थिंक कल ये सिंक कर रहा था और खबर आई थी जब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद आई थिंक एक नेगेटिव खबर थी, लेकिन प्लेसमेंट क्या थी, कैसे अप्रोच करना था। सुबह CNBC आवाज़ पर एडिटोरियल टेक में क्या बात हुई थी, पहले आइए सुनते हैं इसको, फिर इस पर बातचीत करेंगे। मैं इसको न्यूट्रल लेके इसलिए चल रहा हूँ, हालांकि न्यूज़ नेगेटिव है, क्योंकि एक तो कल ऑलरेडी गिरा है, और आज अगर गैप डाउन हो गया उसके बाद आप शॉर्ट नहीं कर सकते, उसके बाद तो सारे खुलेगा ही वो सारे शॉर्ट के टारगेट्स पे, तो इसके लिए कोई उसके बाद शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सुबह बिग स्टॉक्स में बात की थी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, और इसके लिए मैंने आज ना इसको सेल नहीं लिया, आज मैंने इसको रेड नहीं लिया, क्योंकि आज जहाँ खुला ये, एक बार इंट्राडे लेकर आइए इसका, आज जहाँ खुला ये, अगर वहाँ आपने सेल कर दिया तो वहाँ पर आप फंस गए फिर, क्योंकि वहाँ से अब ये स्टॉक एक्चुअली डे हाई पर है, 6930 से करीब 100 रुपये रिकवर हो चुका है ये। बजाज फाइनेंस डे लो 6931, उसके सामने अगर आप इस समय देखेंगे तो 72 के आसपास ट्रेड करता हुआ एक अच्छा खासा गैप डाउन बना, और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। जय, तो ये सही सोच और आई थिंक सही समझ का नतीजा आपकी स्क्रीन पे एक पॉइंट होता है। सुबह क्या डिस्कस किया गया था अनुज द्वारा, एक पॉइंट होता है शॉर्ट करने का, बट ऑलरेडी जब स्टॉक सिंक हो चुका है, अनुज सुबह बात यही हुई थी, और आप देखिए स्क्रीन पर इट्स ए कंप्लीट रिवर्सल, और मेरे ख्याल से ये रिवर्सल इतना टफ है कि ये कैंडल, मैं आपको बता रहा हूँ अनुज, ये कैंडल पोस्ट जुलाई 27, 2022 बिगेस्ट इंट्राडे गेन, पोस्ट जुलाई 2027 बिगेस्ट इंट्राडे। क्या प्लेसमेंट थी और क्या हुआ इसमें? फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। 27 जुलाई 2022। वही मैं कहा, आपने 27 जुलाई 2022, आपने जुलाई 27 बोला, मैं कहा कि फ्यूचर में पहुंच गए आप, उसकी कैंडल भी देख लिया आपने, मतलब नहीं, ऐसा है तो फिर तो मैं मतलब फिर सीखूंगा आपसे कि फ्यूचर की कैंडल कैसे देखते हैं, फिर तो मतलब करोड़पति बनने का एक वो राज मिल जाएगा अगर फ्यूचर की कैंडल भी देखने लग जाएंगे। नहीं, लेकिन जो वीरू कहना चाह रहे हैं 27 जुलाई 2022, नहीं वीरू देखिए, मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ, आज सुबह भी एक जो बात ये हुई थी कि न्यूज़ नेगेटिव थी, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़ पॉजिटिव थी, लेकिन आप जो मैनेजमेंट कह रहा था कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रोकरेज भी कह रहे थे कि मैक्सिमम आधे % से लेकर 2-3% का इम्पैक्ट है, और स्टॉक इतनी वीक मार्केट में ऑलरेडी 12% अपने हाई से गिर चुका था, ठीक है ना। तो ये पहला इंडिकेशन था कि मार्केट तैयार थी आज शॉर्ट कवरिंग के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज है, स्टॉक खुला नीचे जरूर, तो जिन्होंने कल शॉर्ट किया उन्होंने तो फिर भी पैसा बना लिया, लेकिन उतना पैसा नहीं बना पाए वो जितना उन्होंने सोचा होगा कि हम इतना पैसा बना लेंगे इसमें, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ फंस कौन गया? यहाँ फंस गया वो जिसने आज सुबह सुबह शॉर्ट कर दिया। मेन चीज़ है सारी ये। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आए ना, अगर आपको शॉर्ट करना भी है ना वीरू, जिस दिन नेगेटिव न्यूज़ आए उसके तुरंत बाद पहली टिक पे ना करें, पहली टिक पे ना करें शॉर्ट। हमेशा एक बार देख लें रिएक्शन कैसा है मार्केट का। अगर मार्केट वो पहली कवरिंग के बाद गिरने लगता है ना, दोबारा वो 10 बजे क्लियर हो जाता है कि चलो शॉर्ट्स निकल गए, अब मार्केट गिर रहा है यहाँ से। उसके बाद जो वो बिल्कुल भी गिरा नहीं, तब क्लियर हो गया था कि ये अब नहीं गिरेगा यहाँ से।
ऑलरेडी शॉर्ट वाले पैसा बना चुके हैं इसमें। अब क्या यहाँ से इसमें बड़ी रैली आएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक अप्रोच ये थी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आज की डिप आपको एक मौका देगी, कंसिडरिंग स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे एक सेकंड डिप भी आ जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन आज नहीं गिरना चाहिए। आज अगर आपने शॉर्ट किया एज ट्रेडर, वैसे भी एक चीज़ मैं बताऊँ, हमेशा बोलता हूँ मैं ये चीज़ को, जब मार्केट तेज़ी में हो ना, शॉर्टिंग के आइडिया ढूंढने ही नहीं चाहिए आपको लॉन्ग के आइडिया ढूंढने चाहिए। मार्केट का जिस तरफ का ट्रेंड है ना, उस तरफ के आइडियाज़ ढूंढो। तो अगर आपको ढूंढना है कोई, तो आइडिया ऐसा ढूंढो जो लॉन्ग साइड पर आपको काम करके दे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव है। इस ट्रेंड में आपको डाउन साइड की ट्रेड तभी सक्सेसफुल होगी जब स्टॉक काफ़ी चल चुका होगा और वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी। स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, और आप लोग तो कल क्लोजिंग में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ये स्टॉक गिरा था। हर कोई कह रहा था कि क्या हुआ एकदम से बजाज फाइनेंस में, कल ही सबको लग रहा था कि क्या हुआ भाई बजाज फाइनेंस में एकदम से। देखते ही देखते 2% मैं तो खैर उस समय मैच में था तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने चार्ट देखा था उसका, तो चार्ट देख के मुझे लगा कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। वो तो बाद में पता चला कि नहीं, ये न्यूज़ तो मार्केट आज के बाद आई है, लेकिन वो चार्ट आपको अपने आप में कुछ कह रहा था कि यहाँ पे कुछ हुआ है। खैर न्यूज़ खराब थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पोजीशनिंग ऑलरेडी सब कुछ पहले ही निकाल चुकी थी वहाँ पे, इसके लिए ये व्यू था यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। अब खैर इस कैंडल के बाद डिस्कशन करते हैं। आई मीन बजाज फाइनेंस में मान लीजिए अगर आप सुबह लॉन्ग थे या फिर आपने शॉर्ट कवर कर ली, मानस अब आपकी एक न्यूट्रल राय क्या है इस पर? आई मीन मान लीजिए आपके पास कोई पोजीशन नहीं है इस वक्त, आप एक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहते हैं, नॉट एग्जैक्टली ए ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, एक पोजिशनल ट्रेड है। आप इस कैंडल को रीड करके, जो कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस एट लोअर एजेस शो कर रही है, आपका क्या व्यू होगा बजाज फाइनेंस पे? देखिए पैटर्न को देख जरूर लिया है, क्योंकि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। 200 मूविंग एवरेज इंट्राडे सेशन में ही रीगेन हो गए, पहले घंटे में ही एक्चुअली रीगेन हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको करंट लेवल से भी 100-125 रुपए की रैली देखने को मिले, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी तो तभी करेंगे जब 7400 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे, उसके ऊपर आप तेजी कर सकते हैं, क्योंकि जो मूविंग एवरेज का सेटअप है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। उसको देख के लग रहा है कि शायद हायर लेवल पे तकलीफ होगी स्टॉक को सस्टेन होने में, तो थोड़ा आई थिंक कंफर्मेशन का इंतजार करिए। 7400 के ऊपर पैटर्न देखने को मिले, वहां पर अगर सस्टेन होने लगे स्टॉक, तब खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपने आज मॉर्निंग में कोई एक लॉन्ग ट्रेड बना लिया है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 71.99 जरूर कर लें। ओके, बजाज फाइनेंस। मीनवाइल निफ्टी बैंक को एक बार इंट्राडे चार्ट पे लेके आइएगा। मैं बस यहाँ पे इसको टच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी बैंक अब डे हाई पर है, प्लस जो कल का स्विंग हाई है वो बाइसेक्ट कर रहा है। थोड़ा डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। अनुज, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि जब FIs लौटते हैं तो एक बड़ा संकेत होता है कैश की बाइंग, इंडेक्स का शॉर्ट कवर, जो कि उन्होंने पिछले 3 सेशन में 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल कवर, और HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों ही स्टॉक फ्यूचर्स अपने क्रिटिकल एवरेजेस को बाइसेक्ट करते हुए और 44,500 की ट्रेजेक्ट्री को स्ट्राइक करता हुआ बैंक निफ्टी, ये जो डिफरेंशियल है, क्या बैंक निफ्टी जो प्राइस परफॉर्मेंस में मेंटेन कर रहा है पिछले 4 सेशन से, वो पूरा हो सकता है? डेटा वाइज तो लग रहा है, क्या कहते हैं? वीरू, बिल्कुल जो सुबह मैंने चीज़ कही थी ना, मैं आज फिर बोल रहा हूँ। अभी अगर आज का FI का नंबर पॉजिटिव आ गया, सेकेंड डे रनिंग, उसके बाद आप कल से देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक निफ्टी क्या लीड करेंगे इस मार्केट को, और वो जो 20,200 का मूव है ना, वो 3-4 दिन में ही आ जाएगा। अगर आज FI का सेकेंड डे पॉजिटिव नंबर आ गया तो वो, क्योंकि ये मोमेंटम चेजर्स हैं ये, एक तो अगर कैश मार्केट में पैसा आ जाए, प्लस ये अभी भी नेट शॉर्ट है। ठीक है, अच्छा कल ना मैंने एक चीज़ बोल दी थी, तो उसमें मुझे एक किसी ने लिखा था, कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि अब आपने शॉर्ट कर दिया तो भुगतो, तो वो किसी ने मुझे बोला था कि ये मैंने क्यों बोला, वो मैं उनके लिए बोला था जो FIs हैं, उनके लिए बोला था। यहाँ पे मतलब मेरी किसी को जो शॉर्ट करके कोई पैसा लूज़ कर रहा है उसके लिए नहीं थी ये कमेंट। ये था कि अगर आपने इस ऐसी मार्केट में शॉर्ट किया जहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ है, तो फिर अब आपको अपने हिसाब से फिर एग्जिट नहीं मिलेगी। ये चीज़ रामदेव अग्रवाल ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की थी कि इंडियन मार्केट से FIs की एग्जिट बहुत इजी होती है, लेकिन एंट्री ना, री एंट्री बहुत टफ होती है। इसके लिए कई FIs ना एग्जिट करते ही नहीं है, कई FIs इसके लिए लॉन्ग ओनली रहते हैं इंडिया में, क्योंकि आप एग्जिट तो कर लेंगे लेकिन फिर री एंट्री मिलनी बहुत टफ हो जाती है। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेकिन वीरू जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंशियल पूरा हो सकता है अगर आज भी FI की बाइंग आ गई और अगर अब इन्होंने चेस करने शुरू किए ये सारे बड़े स्टॉक्स, तो फिर ओके। अब क्योंकि यह मोमेंटम है, हम मोमेंटम को चेस करते हैं, तो इस बात का उल्लेख काफ़ी करना ज़रूरी था। रचना जी, एक बार हल्का सा टेक दीजिएगा, आउट ऑफ ICICI बैंक एंड HDFC बैंक,
मेरे ख्याल से HDFC बैंक अबव ऑल मूविंग एवरेजेस और ICICI बैंक के ऊपर अभी भी 2 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं। आपको अगर मैं प्रीएम्प्ट करने को बोलूं तो आप किसको चीज करना पसंद करेंगे? जी वैसे तो ICICI बैंक स्ट्रॉन्गर था, बट बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो वो चीज हमें HDFC बैंक में बेहतर नजर आ रही है। और HDFC बैंक अगेन FII ड्रिवन, हाईली FII ड्रिवन नेम है, और जैसे हम बात कर रहे हैं अगर FIIs आर बैक तो यहाँ पे एक बॉटम बन जाना चाहिए और यहाँ पे एक अपस्विंग स्ट्रांगली जनरेट होना चाहिए। इवन चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे नियर टर्म में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 1520 के आसपास का जो नंबर है जिसको अभी वो टेकआउट करने की ट्राई कर रहा है, अगर वो निकल गया तो काफी 50 to 80 रुपीज का मूव आने के लिए यहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ है, तो मैं HDFC बैंक को चूज करूंगी। वो 19,850 की कॉल जो हमने डिस्कस किए थे 4 रुपये पे, वो अभी 9 रुपये तक गई है हर्षिता, और अभी भी 6.5 रुपये पर है वैसे वो कॉल। और एक बार वो कॉल वापस लेकर आते हैं, क्यों? क्योंकि अब सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो वहीं पर है, उसी कॉल पर है। करीब 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट अभी भी है यहाँ पर। ये असली मज़ा आएगा शॉर्ट कवरिंग का अगर हम 19,850 निकाल लें तो। फिर आपको आखिरी के 1 घंटे में और शानदार वाली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर ये 19,850 निकल गया अभी 3 बजे के मूव से पहले 245 250 तक अगर निकल गया तो बड़ा मजा आएगा फिर यहाँ पर। तो 20-22 पॉइंट दूर लेवल से इस समय हम हैं, लेकिन हाँ इंतजार रहेगा 19,850 का। देखते हैं कितनी अग्रेसिवली उस लेवल को पार कर पाता है। चलिए इस बीच एक पॉकेट पर नजर डालते हैं, वो है तेल कंपनी। आज देखिए कुछ देर पहले ही रचना रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कह रही थी, एक तरफा तेजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी देखने को मिली है। दरअसल सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती की है। ज्यादा डिटेल्स आलोक प्रियदर्शी से जानते हैं। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में नरमी आई है और इंडियन बास्केट को भी में कमी आई है, उसका फायदा सीधे तौर पे जो डोमेस्टिक रिफाइनर्स हैं उनको मिला है, ONGC ऑयल जैसे कंपनियों को। और सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स में कटौती की है। अभी तक जो विंडफॉल गेन टैक्स प्रति टन जो 9,800 रुपये प्रति टन लग रहा था, उसको घटाकर 6,300 रुपये कर दिया गया है। तो ये करीब कुल 3,500 रुपये की कटौती की गई है विंडफॉल गेन टैक्स को लेकर। ये एक बड़ी कटौती है। इसके साथ साथ जो डीजल के एक्सपोर्ट पर जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसमें उसको भी घटाकर आधा कर दिया गया। अभी तक 2 रुपये लग रहा था, उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। और पहले की तरह जिस तरह से पेट्रोल और ATF पर नील SAED था उसको बरकरार रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं, रिफाइनर्स हैं, उनको फायदा मिला है। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड की कीमतों में नरमी आई है, करीब जो 80 से 85 डॉलर के बीच में इस वक्त बना हुआ इंडियन बास्केट, उसका फायदा मिला है। क्योंकि 1 नवंबर को जब रिवीजन हुआ था उस वक्त क्रूड की कीमतें बढ़ी हुई थी, उस वक्त बढ़ाया गया था, अब फिर कटौती कर दी गई है। प्राइस कट्स, विंडफॉल टैक्स में कटौती आती हुई और उसका थोड़ा सा और फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। लेकिन हिमांग, आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नंबर्स बहुत ही शानदार, स्पेशली GRM लेवल पर हमने देखा एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। दूसरी तरफ रिलायंस ऐसे ट्रेड्स भी अब पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इस पूरे पॉकेट से अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या यहाँ पर आपकी कुछ पोजिशनिंग है तेजी की तरफ? बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो निफ्टी की इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आई है उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बहुत ही बड़ा योगदान है। और पर्टिकुलरली BPCL जो है उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और जिस तरह का एक नैरेटिव लेके लोग चल रहे थे कि इलेक्शन ईयर है, क्रूड के दाम ज्यादा रहेंगे और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस बढ़ाने नहीं दिया जाएगा, वो नैरेटिव पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक अच्छा 10 से 20% का अपसाइड का केस बनता है। नंबर 1 पिक विल बी BPCL, नंबर 2 विल बी HPCL एंड नंबर 3 विल बी MRPL। आई थिंक ये 3 कंपनी के अंदर डेफिनेटली एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम किया जा सकता है। PCL, HPCL जैसे ट्रेड्स और ऑफ कोर्स MRPL में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। MRPL, चेन्नई पेट्रो, आपको ध्यान होगा कि नंबर्स के बाद एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी और दोनों के नतीजे काफी अच्छे। आज चेन्नई पेट्रो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, 2-2.5% ऊपर है ट्रेड में। चलिए कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव दरअसल बना है। और आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइटन का स्टॉक करीब 1.5% ऊपर। धनतेरस वाले दिन शांत था, दिवाली के दिन ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, लेकिन अब एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। और कल हमने सेनको से बात की, पोस्ट दिवाली सेल्स, अप टू दिवाली सेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही हैं। कल्याण ज्वेलर्स भी यही कह रहा था।
शिल्पा, क्या एक अपॉर्चुनिटी है इस समय टाइटन में नई तेजी की पोजीशंस लेने की? जी बिल्कुल हर्षिता जी, टाइटन में यहाँ पे हमारा ध्यान भी है, हमने इसको रेकमेंड भी किया है फॉर टारगेट्स ऑफ 3430 एस BTST। तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग बना सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 3320 का मेंटेन करना पड़ेगा, और मुझे लगता है आपको 1-2 दिन में ये आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा, टूवर्ड 3450 टू 3500 जोन से जाएगा। कि अच्छा एक बार वापस लेकर आई 2-3 स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प डे हाई पर अच्छा मोमेंटम यहाँ पर 3% की तेज़ी इस स्टॉक में आपको इस समय दिखाई देगी। और अब बजाज फाइनेंस फ्रेश इंटरडे हाई पर और बजाज फिनसर्व भी हाई पर है, तो ये दोनों के दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर। लेकिन पिछले कुछ मिनटों का मोमेंटम है HDFC बैंक में 1576 इस समय HDFC बैंक में, सॉरी 1516 HDFC बैंक में, 1576 M&M का रेट है एक्चुअली, वो थोड़ा सा बीच बीच में टॉगल हो जाते हैं स्टॉक्स तो लेकिन M&M में भी अच्छा मोमेंटम है। दोनों के दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट इस समय अच्छा मूव कर रहे हैं। गाबा सर, M&M देख के लग रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है? M&M एक सेफ स्टॉक है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ट्रेड कर रहा है 1574 पर, ऑल टाइम हाई करीब 1680 के आसपास है। मेरे ख्याल से जहां पर ट्रेडिंग हाई है वो करीब 1620 का है, वो पार कर ही लेगा डेफिनेटली। 1576 पर ट्रेड कर रहा है, 1550 का कोई स्टॉप लगा चले, 1600 फर्स्ट टारगेट, 1620 सेकंड टारगेट, वो पार ही कर लेगा। तो रेंज बना हुआ है, रेंज से बाहर निकल ही जाएगा और यस जा रहा है ऑल टाइम हाई पर M&M बिल्कुल। ओके M&M अच्छा 19840 सॉरी निफ्टी पर 19840 और वो कॉल अब 10 रुपये पर हजता 19850 वाली जो कॉल थी अब वो 10 रुपये पर इस समय। और अभी खैर मोमेंटम है इसमें, और अगर ये क्रॉस हुआ 19850 तो फिर आप खेल देखिएगा इस कॉल में क्या होता है, जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट है। डे हाई पर तो निफ्टी पहुंच ही गया और 19850 पर नजरें गड़ाए बैठे हैं ट्रेडर्स। वहां पर एक्शन क्लियरली मल्टीप्लाई होता हुआ 4 रुपए पर हमने इसका जिक्र किया था, राइट? अब और 4 रुपए पर तो डबल तो हो ही गई है वहां से। अब लग तो रहा है कि और भी एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अनुज ने अभी मेंशन किया हीरो मोटोकॉर्प जो निफ्टी का टॉप ट्रेडेड काउंटर है, 3% के गेन्स। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प ने इस त्योहारी सीजन रिकॉर्ड गाड़ियों की बिक्री की है। अब किस तरह का बिक्री का अपडेट आया है? दीपाली ने इनफैक्ट वो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। दीपाली बताइए कैसी रही ये दिवाली हीरो के लिए? हीरो मोटो का इस फेस्टिव सीजन में एक थीम थी, इस त्योहार नई रफ्तार, और ये नई रफ्तार हीरो मोटो में दिखाई दे रही है कंज्यूमर्स के साथ साथ। दरअसल पिछले साल कंपनी एक कैंपेन लेकर आई थी, हीरो गिफ्ट, यानी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑफ ट्रस्ट, और इसके तहत कंपनी ने एक थीम रखी थी। अब इस थीम को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि फेस्टिव सेल्स के दौरान कंपनी ने रिकॉर्ड सेल्स पोस्ट की है। यानी जो 32 दिनों का फेस्टिव पीरियड था, जो पहले दिन नवरात्रि से शुरू होकर भाई दूज तक रहा है, इस 32 डेज के पीरियड में कंपनी ने 14 लाख यूनिट बेची हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले 19% की ग्रोथ तो रही है, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी कंपनी ने ब्रेक किया है। इससे पहले लगभग 12,70,000 यूनिट्स का रिकॉर्ड कंपनी ने बनाया था इन 2019, उसको ब्रेक करते हुए इस बार 14 लाख यूनिट कंपनी ने बेची हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी नए लॉन्चेस रहे हैं कंपनी के, उनको काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला है, फिर चाहे वो मिड साइज सेगमेंट की बाइक्स हों या फिर प्रीमियम बाइक सेगमेंट ही क्यों ना हो या स्कूटर सेगमेंट ही क्यों ना हो। नए मॉडल रिफ्रेशेस, नई कलर स्कीम्स, बेनिफिट्स, फाइनेंस स्कीम्स, ये कंपनी लेकर आई थी कंज्यूमर्स के लिए इस फेस्टिव पीरियड में अपने कैंपेन के थ्रू, और उसी का बेनिफिट कंपनी को दिखाई दिया है। खास बात यह है कि इन फिगर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आई है। उनका कहना है कि रूरल ग्रोथ का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है, अर्बन ग्रोथ के साथ साथ नए लॉन्चेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, और ज्योग्राफी वाइज देखेंगे तो ग्रोथ अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज रही है। सबसे ज़्यादा डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने जो रिपोर्ट की है वो सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथ और ईस्ट जोन में रिपोर्ट की है। साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि इस बार के फेस्टिव सेल्स के बाद जो पोस्ट फेस्टिव चैनल इन्वेंट्री होती है वो लोवेस्ट लेवल पर आ गई है इन मोर देन 3 इयर्स। तो काफ़ी शानदार फेस्टिव सेल्स कंपनी की रही हैं, रिकॉर्ड नंबर्स पोस्ट किए हैं, और शायद यही बात है जो कि स्टॉक को भी पसंद आ रही है। तो हीरो मोटोकॉर्प फेस्टिव सीजन अच्छा रहा है, अच्छी दिवाली निकली है और उसके बाद 19% तक की ग्रोथ इनकी इस फेस्टिव सीजन में देखने को मिली है। देखते ही देखते स्टॉक देखिए 3.5% ऊपर आ चुका है। मानस, पहले तो टेक चेक दीजिए, अब अगला पड़ाव क्या रहेगा इस तेजी के बाद?
देखिए बेहतरीन चार्ट्स है और जितने भी ऑटो क्षेत्र की कंपनीज है वहां पर आपको कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा और हीरो मोटोकॉर्प भी उन्हीं में से एक है जहां पर आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3600 रुपए के आसपास का होगा। करंट लेवल से भी 300 सवा 300 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है और मेरी राय में तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 3220 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब जो नए टारगेट होंगे वो सबसे पहले तो 3400 रुपए और उसके ऊपर 3600 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ऑटो में एक अभी भी मौका है खरीदारी करने का। चलिए, ये बात हुई ऑटो कंपनियों की और इस पे इस पर आगे हमारी नजरें बनी रहेंगी। चलिए इस बीच ईएमएस की बातचीत कर लेते हैं क्योंकि कंपनी का आईपीओ हाल ही में आया, निवेशकों को अच्छा पैसा कमा कर भी दिया है। सितंबर में 211 रुपए पर आए इस इशू का भाव अब डबल से ज्यादा पहुंच गया है। सेकंड क्वार्टर के दरअसल नंबर्स आए और वहां पर परफॉर्मेंस कंपनी का काफी अच्छा था। ईएमएस के रेवेन्यू में 55% की बढ़ोतरी हुई, मुनाफा 68% बढ़कर आया। मार्जिन्स पर लेकिन दबाव रहा। अब यहां से आउटलुक क्या है, मार्जिन्स पर दबाव की क्या वजह है, सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के को फाउंडर और चेयरमैन रामवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामवीर जी, स्वागत है आपका। सॉरी आपको कुछ देर रुकना पड़ा। ये पहले तो मार्जिन की तस्वीर हमें बता सके कि हर पैरामीटर पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा है लेकिन लगभग 2% आपके मार्जिन्स प्रेशर में आए। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से ये हुआ है या फिर कोई और अलग कारण है? नहीं, इसमें कोई ऐसा कारण नहीं होता है। तो अलग अलग उसमें थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है हर क्वार्टर में, कोई ऐसा खास वो नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर ऑर्डर फ्लोज उससे कोई संबंध नहीं है, कोई तो कारण होगा। 1-2% वॉलेटिलिटी अगर होती है तो वो क्या क्या फैक्टर होता है? नहीं, ये कोई ऐसा होता है ना मैडम कि कोई टेंडर में, किसी टेंडर में जिसमें मान लिया 1-2% कम मार्जिन का होता है, वो ज्यादा एग्जीक्यूट हुआ तो थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है। उसमें अगर कोई ठीक मार्जिन का काम ज्यादा एग्जीक्यूट हुआ तो थोड़ा ज्यादा मार्जिन हो जाता है। मतलब वो ऑन एन एवरेज वो ठीक आएगा आखिर में। ऐसा कोई वो नहीं इसमें, ना ये कोई फैक्ट्री का वो है आउटलेट के भाई एक जैसा ही मार्जिन हमेशा रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत 2-3% ऊपर नीचे होता रहता है। रामवीर जी, एक्चुअली में यकीन मानिए हम उसी 2-3% को जानने के इच्छुक हैं। खैर कोई बात नहीं सर, मैं आता हूँ आपके अपने अगले प्रश्न में। ये एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी है सर, और ये सीवाई मतलब FY24 के एंड तक आते आते जितने भी ऑर्डर्स आपने बिड किए हैं वो कितने और मिल जाएंगे अगले कुछ महीनों में आपको? लगभग अभी बैलेंस 1800 करोड़ के लगभग का वर्क इन हैंड है हमारे हाथ में और 200, 300, 400, 500 करोड़ का काम और जो हमारे पाइपलाइन में है उनमें से हमें मिल जाएगा, उम्मीद है ऐसा। अच्छा सर, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा सिंह साहब, आपकी इजाज़त हो अगर तो। यूपी जल निगम से आपके विवाद थे, उसके बाद आप कोर्ट में भी गए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद फेवर में आपकी जजमेंट भी आया था। अभी आपके यूपी जल निगम से संबंध कैसे हैं और जो आपके वहाँ से ऑर्डर मिलने की प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो जाएगी फिर से? इस पर आपकी जो दूरदर्शिता है वो क्या कहती है? ऑर्डर मिलते हैं हमें वहाँ से कोई, उसके बाद तो हम लास्ट ऑर्डर क्या था? उसके बाद हमने पिछले साल लिया था मिर्जापुर का ऑर्डर और यूपी जल निगम से मिर्जापुर गाजीपुर का हम भी कर रहे हैं हम। उसका कोई ऐसा वो नहीं, वो तो वही फाइनल हो गया था जब हमारे फेवर में आ गया था ऑर्डर, तो बस खत्म हो गया था विवाद। तो इस समय आपकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है रामवीर जी, ये बता सके, और किन राज्यों से आगे ऑर्डर आने वाले हैं उसका कुछ अंदाजा दे पाएंगे आप? भी उम्मीद है आ जाएंगे और उत्तराखंड से भी, और जहां भी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां टेंडर डालते हैं, वहीं से आ जाते हैं। झारखंड, बिहार, कहीं से भी, वो तो सब जगह से। हाँ, वो तो आप राज्यों के लिए काम कर ही रहे हैं। इस समय इस क्वार्टर के अंत तक आपकी ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, कितने ऑर्डर्स है हाथ में, उसका आंकड़ा बताएंगे आप? 1800 करोड़ के लगभग हमारा वर्क इन हैंड है अभी जो बैलेंस बचा हुआ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है अब तक और वो आपके सामने
डिटेल आता हुआ। चले बाकी बाजार के एक्शन पर नजर डालते हैं। हमारी चर्चा के बाद अब 3.5% के गेंस हीरो मोटोकॉर्प में, बाय द वे, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस घंटे जो मोमेंटम आ रहा है वो आपको दिखाई देगा यूपीएल के ट्रेड में। यूपीएल अब चुपचाप 562 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ यहां पर भी एक पिकअप देखने को मिला। अब तक नेगेटिव टेरिटरी में था, लेकिन अब ये स्टॉक पॉजिटिव। हम आगे डिटेल में आईटी कंपनियों की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन गाबा सर, आपको याद होगा कल दोपहर में जाने से पहले कोफोर्ज का जिक्र हुआ था और कोफोर्ज में एक बहुत ही बढ़िया फॉलो थ्रू देखने को मिला है। ये बताइए, आज नया सौदा इसमें आपने लिया क्या? एक्चुअली कोफोर्ज मैंने शायद कल दिया था, मैंने सुबह, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद कल दिया था। यस, कोफोर्ज में बहुत बढ़िया आपको मिला है। 5675 पर ट्रेड कर रहा है, नियर टाइम हाई, ऑल टाइम हाई बना है। टेक्निकली नहीं हुआ, लेकिन नियर वहीं पर है। तो मेरे ख्याल से और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। कोफोर्ज में जा रहा है करीब 6000 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम वहां तक चला जाएगा। स्टॉप होगा 5500 का लगाकर चले तो एक्सपेंशन ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर एक 6000 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा कोफोर्ज में। ओके, कोफोर्ज पे आपका भी। इस बीच हमारे साथ पैनल में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रशांत सावंत। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, आपका टेक इस वक्त, मतलब किसी स्टॉक फ्यूचर पे क्या चीज करना चाहेंगे आप? जी वीरू जी, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में हमने डॉक्टर रेड्डीज डिस्कस किया था, आपने और मैं। वहां पे एक बहुत अच्छी मूव आई, 5560 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं फिर से यही स्टॉक रेकमेंड करूंगा पोजिशनरी। मुझे लग रहा है अगले 5 से 6 दिनों के लिए इसमें काफी स्ट्रेंथ आ सकती है। तो अब जो स्टॉप लॉस होगा वो हम रिवाइज करके 5500 पे ला सकते हैं, 5500। जो टारगेट होंगे वो करीबन 5700 से लेके 5750 तक कंफर्टेबली जा सकते हैं। ओके, डॉक्टर रेड्डीज आपका प्रेफर्ड कॉल है 5564 लॉन्ग। डॉक्टर रेड्डीज, इस बीच 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं, 4 का चौका हम लेंगे। यहाँ पे पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से, लॉन्ग कॉल, और उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार प्रशांत जी के सौजन्य से आएगा। उसके बाद मानस जायसवाल आज बताएंगे चार्ट का चमत्कार। फिर हम मिड कैप फंड आज हिमांक जानी के सौजन्य से लेंगे। ये 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं और 1-2 स्टॉक्स और मार्क करता हूँ। कुछ ही देर में शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम 4 का चौका की। जो अब स्विंग अच्छा लग रहा है। देखिए, क्लोजिंग में हमने बात की थी 2 बजे की समरी में कि आप एक नज़र रखिएगा लास्ट स्टॉक जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था, डिक्सन। एक बार जरा डिक्सन लेके आइए। मानस, जरा डिक्सन को देखेंगे इस वक्त टिक बाय टिक चार्ट में 2 बजे के बाद अच्छा स्विंग आया और अभी 54-44। अभी यहाँ से आगे का व्यू क्या बन रहा है आपका? देखिए, व्यू पॉजिटिव है क्योंकि पिछले करीब 8-9 सेशन से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, 5200 और 5400 की रेंज में। लेकिन अब क्योंकि 5400 का लेवल रीच हुआ है तो आप कम से कम 200-225 पॉइंट की तेजी के लिए खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 5325 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5625 के टारगेट सेट करने हैं। तो ये फिलहाल डिक्सन में एक व्यू तेजी का बन रहा है, 3.25% की तेजी। कल भी थोड़ा बहुत एक्शन इस स्टॉक में बना था। चलिए 4 का चौका लेना शुरू करते हैं। पहले ट्रेड के लिए शिल्पा जी आप ही के पास आ रहे हैं, सस्ता ऑप्शन। यस, सस्ता ऑप्शन अभी मुझे बजाज फिनसर्व पे बहुत अच्छा एक ध्यान जा रहा है। बजाज फिनसर्व अभी 1620 के ऊपर है, तो ये एक अच्छा खासा साइन है कि ये 1660 1680 की तरफ जाएगा। तो ये जो 1640 का कॉल ऑप्शन है, रफली 25 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 18 रुपीज का रखिए और टारगेट्स ऑफ 36 एंड 43। बजाज फिनसर्व निफ्टी 19851, ध्यान रखिएगा उस चीज़ पर और उस कॉल पर लगातार नज़र रखिएगा। 16 रुपये तक गई वो कॉल। अब अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। प्रशांत जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे एफएनओ सुपरस्टार मुझे आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक काफी अच्छा लग रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इनफैक्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1295, 1295, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1350 से लेके 1365 तक। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1315 पे अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के बेहद नजदीक खड़ा हुआ है स्टॉक। मानस से पिक करते हैं चार्ट का चमत्कार। मानस, आपका ट्रेड। देखिए, फार्मा स्टॉक में जाइडस लाइफ पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर 5-6 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और जो नया टारगेट होगा वो करीब 650 का होगा। तो 650 रुपए के टारगेट के लिए जाइडस लाइफ में आप खरीदारी कर सकते हैं। 626 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन में आप एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 14 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 630 का कॉल ऑप्शन।
तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 22 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। कि चलिए अब चलते हैं हेमांग के पास और जानते हैं उनका मिड कैप फंडा पिक। हेमांग, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून। मेरी जो मिड कैप पिक है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, ओबेरॉय रियलिटी। करंट प्राइस लगभग 1330 का है। इसका मेरा टारगेट प्राइस रहेगा 1490, 1490। तो हम देख रहे हैं काफी अच्छा मोमेंटम है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, नतीजे काफी अच्छे हैं और सबसे बड़ा जो ट्रिगर हम देख रहे हैं वो ये है कि जो होम लोन है उसके ऊपर एक सब्सिडी की बात चल रही है और ये कुछ वीक के अंदर अनाउंस हो सकती है। तो ऐसी अगर कोई बात आती है तो ये पूरे सेक्टर के अंदर एक और बड़ा री-रेटिंग और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑन इट्स ओन आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर और उसकी जो इंडेक्स है वो भी एक ब्रेकआउट लेवल पे है, तो हमें लगता है कि इसमें अच्छा मोमेंटम रहेगा। ओबेरॉय रियल्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1490 का टारगेट इस समय हेमांग दे रहे हैं। चलिए मैं फटाफट से सारे ट्रेड रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन बजाज फिनसर्व के रूप में शिल्पा ने आइडेंटिफाई किया। 1640 का कॉल लेकर चलेंगे। पहला टारगेट 36, आगे 43 के लेवल्स भी आ सकते हैं। ये है फिलहाल 25 पर। 18 का स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। एफएनओ सुपरस्टार HCL टेक 1350, 1365 के लिए एक मौका तेजी का। प्रशांत का पिक है 1295, स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। चार्ट का चमत्कार जाइडस लाइफ में दिख रहा है। 650 के टारगेट के लिए तेजी और 626 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। मिड कैप फंडा के तौर पर ओबेरॉय रियल्टी इस समय आप पिक किया हेमांग जानी ने। कुछ और ट्रेड जो अब स्क्रीन पर चमकने लगे हैं। इंडिया सीमेंट एक बार देखिएगा। इंडिया सीमेंट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है रचना जी। 3-3.25% का इजाफा ये स्टॉक दिखा भी रहा है। बताइए अब यहाँ से अगला पड़ाव क्या, और क्या ये ट्रेड आप कैरी करना चाहेंगी आगे, क्योंकि हल्की फुल्की तेजी अंबुजा ACC में है, इंडिया सीमेंट ज्यादा बेहतर है। जी आपकी बात सही है। इंडिया सीमेंट्स कैरी करने लायक डेफिनेटली लग रहा है। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे भी एक सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे मूव आया है। एंड अगर ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे ही क्लोज होता है तो ये एक और फॉलो थ्रू का इंडिकेशन रहेगा। यहाँ पे डाउन साइड पे 213 का लेवल जब तक सस्टेन होता है तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर बहुत ही जल्दी हमें 226 एंड 230 की तरफ जाता हुआ फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। ओके अच्छा देखिए अब वो कॉल 27 रुपये फर्स्ट 4 रुपये वाली कॉल 19861। अच्छा इन दिनों में ना एक स्ट्रैटेजी होती है आपकी। सुबह हमने 19750 डिस्कस किया था। एक बार वो अच्छी से खासे ग्रिप में आ जाए ना, उसको बुक करके 19800, वो बुक करके 19850। अब वो 19850 अगर आपने 4 रुपये में ले ली फॉर एग्जाम्पल, अब 27 रुपये हो गई, 7 टाइम्स आपका प्रॉफिट हो गया। बुक कर लीजिए 27 रुपये में और अब 9900 पे आ जाइए। मतलब ये क्या है ना, ये आपकी एक सिंपल अप्रोच ये है, पिरामिडिंग अप्रोच है ये, कि अगर मार्केट अब चलना वो शॉर्ट कवरिंग बड़ी वाली करेगा तो भी एटलीस्ट आप अपने प्रॉफिट को लॉक करते जाएं साइड बाय साइड। और अभी क्या है, आप 19850 के आपने 4 में ली, 26 में निकाली आपने, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया आपका। उसका थोड़ा सा प्रॉफिट देकर अगर आप 9900 की फॉर एग्जांपल लेना चाहें, वो 2 रुपये पे होगी जैसे, तो ये एक अप्रोच होती है। क्योंकि हल्का सा भी मार्केट में एक 5 मिनट का भी नेगेटिव बार आपके अगेंस्ट जाएगा ना, 26 रुपये वाला वापस कोलैप्स ही बहुत जल्दी होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अब ये आज लग रहा था वो टिपिकल वो जीरो हीरो डे वाला जो कभी कभी चलता है, लेकिन आज उस टाइप का दिन लग रहा था कि आज इस कॉल को चेज़ किया जा सकता है। अब देखिए 27 रुपये पर ये कॉल। मार्केट की इस तेज़ी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है IT सेक्टर का। कल चला ये टॉप गेनर था IT सेक्टर और आज फिर से टॉप गेनर। इनफैक्ट आज 1000 पॉइंट की रैली, कल भी मेरे ख्याल से हम करीब 700-800 पॉइंट ऊपर थे, आज 1000 पॉइंट की एक और रैली। क्यों हो रही है ये रैली, क्यों दौड़ रहे हैं IT शेयर, ये जानते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जब एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों IT स्टॉक्स में आ रहा है, तो 2-3 चीज़ें निकल के आई। उनमें सबसे पहले है US का इन्फ्लेशन डेटा जो पिछले दिनों आया, और 2 दिन पहले जो US इन्फ्लेशन डेटा आया वो बेहतरीन था इन द सेंस के अब लोगों को लगता है कि 2025 से फेडरल रिजर्व ब्याज दरें काटना शुरू कर देगा। तो बढ़ने की बात दूर, अब काटने पे जो है ब्याज दरें वैसा थिंकिंग बाजार का हो गया है, और जिसके कारण बहुत सारे एनालिस्ट को अब लगता है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे ब्रेक लगे थे US कॉर्पोरेट्स की तरफ से, यूरोपियन कॉर्पोरेट्स की तरफ से, वो फिर से एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेगा। क्योंकि जैसे ही इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है या जो महंगाई दर है वो कम होता है, शायद US के कॉर्पोरेट्स अब डिसीजन मेकिंग जल्दी करेंगे। क्योंकि 6-8 महीने से हमने देखा है कि कोई बड़ी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विंस नहीं आ रही हैं IT कंपनीज के लिए। तो शायद
अब आईटी कंपनीज को बिजनेस मिलना शुरू होगा। तो ये होप्स पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि आईटी स्टॉक्स में तेजी है। और कौन से फैक्टर्स है, देखिए अगर हम बात करें कम्युनिकेशंस, बीएफएसआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर के, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा स्लोडाउन आपको Q2 में आता हुआ दिखाई पड़ा। और जिस हिसाब से बैंकिंग की परिस्थिति है, वो बीएफएसआई में जो डर था कि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हो जाएंगे, बहुत सारे रेट हाइक की वजह से आपको कॉर्पोरेट्स के डिफ़ॉल्ट्स भी दिखेंगे, तो वो रिस्क भी कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अभी जो रिकवरी है वो सबसे ज़्यादा बीएफएसआई और कम्युनिकेशन सेगमेंट में एनालिस्ट को लगता है कि आ सकती है। ऑब्वियसली अगर हम मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें तो Q2 में हमने ये देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ पे गाइडेंस कट हुए, लेकिन मार्जिन्स पे अभी भी एक बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। इनफैक्ट टीसीएस की अगर आप सुने Q2 कॉन्फ्रेंस कॉल कमेंट्री, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस है वहाँ कम करने पे उन्होंने जोर दिया, जिसके कारण उनको लगता है कि सेकेंड हाफ में मार्जिन इंप्रूव होंगे। इन्फोसिस को लगता है कि इन्होंने जो मैक्सिमस करके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका भी फायदा सेकेंड हाफ में आना चाहिए। और टेक महिंद्रा को लगता है कि साल 2024-25 में आपको मार्जिन्स यहाँ से सुधरते हुए दिखाई देंगे। तो मार्जिन्स भी आईटी कंपनी के बॉटम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और शायद यूएस मार्केट्स में अगर रिन्यूड बेसिस पे इंटरेस्ट आ जाए क्लाइंट्स का, तो शायद फिर से एक बार हायरिंग का प्रोसेस भी कंपनियां शुरू कर सकती हैं। लेकिन दो बड़े रिस्क, ईयू और यूएस के स्लोडाउन की, और दूसरा के अभी भी आईटी स्टॉक्स निफ्टी के मुकाबले 25% प्रीमियम पे ट्रेड कर रही हैं। बिल्कुल यारिन, शुक्रिया। और हर्षदा, कल भी हमने बात की थी, इसमें स्पॉटलाइट में भी टीसीएस का जिक्र हुआ था, क्योंकि जो परसों बॉन्ड यील्ड क्रैश हुई थी और आईटी इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज तक करेक्ट हो गया था, एक जगह बन गई थी यहाँ पर। और आईटी कंपनियों के लिए बेस्ट गोल्डीलॉक्स होगा अगर ये बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आ जाए, उससे वैल्यूएशन का एक जो रिस्क है वो खत्म होगा, और दूसरा रिसेशन ना आए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब रेट कट अलॉन्ग विद नो रिसेशन, तो ये आईटी इंडेक्स जो है वो फिर से जिस तरीके की चाल इसने दिखाई थी वो दिखा सकता है, पॉसिबल है। हिमांग, आपकी कोई पिक होगी लार्ज कैप आईटी में इस समय? डेफिनेटली मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी के अंदर टीसीएस में तो डेफिनेटली बायबैक का भी थोड़ा इम्पैक्ट है, पर मुझे लगता है कि इन्फोसिस या एचसीएल टेक जैसे स्टॉक जिन्होंने इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, अगर आप देखें तो जो कंसेंसस की अगले कुछ क्वार्टर्स की जो ग्रोथ की आउटलुक है वो काफी ठीक ठाक है, बिकॉज ऑफ द बेटर डील फ्लो। तो जरूर मैं समझता हूँ कि जो लार्ज कैप में अंडर परफॉर्मेंस हुई है, आईटी की अंडर परफॉर्मेंस हुई हो, कहीं ना कहीं जिस तरह के ग्लोबल हालात है, जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी में यूएस में कुछ आपको मैं बताऊं 17% की ग्रोथ आएगी एक क्वार्टर में, जो हाईएस्ट है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स इन यूएस। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे रिवाइवल होती है तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। वैसे वो जो कॉल थी वो 40 रुपए तक होकर आई हर्षदा, 40 रुपए पर होकर अब 25 पर आ गई, और निफ्टी की जो कॉल थी 23 रुपए पर आ गई। अगेन यू नो इशू यही होता है कि उसमें आप लालच हमेशा रहता है कि कब बुक करें कब बुक करें। अब वो आप इसलिए मैं कहता है कि 26-27 हुई थी कि बुक कर लें आप, क्योंकि वो जाने को 40, 50, 60 भी जा सकती है। लेकिन अब आप वहाँ पर आप नहीं बुक कर पाए तो वापस कोलैप्स से बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो सेम डे का ऑप्शन है। तो उस हिसाब से, और निफ्टी अब एक बार फिर 19,857 पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़ेंगे, उनसे करेंगे खास बातचीत। बाजार और कमाई वाले सेक्टर्स और शेयरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी। वैभव, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो इस फेस्टिव सीजन में हम पहली बात कर रहे हैं, तो आपको फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस समय मार्केट्स को लेकर, जो ऑल टाइम हाई के इतने करीब? मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां और बेस्ट विशेस फॉर दी फेस्टिवल। फ्रॉम मार्केट, अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगर लास्ट वीक की इवेंट को मद्देनजर अगर उसका आकलन करें, हमने देखा कि फेड की पॉलिसी में जो लैंग्वेज डविश रही है, एट द सेम टाइम हम बॉन्ड यील्ड्स को भी देखें कि वहां से करेक्ट हुई, जो आपने जस्ट थोड़ी देर के पहले ही जिसको अलूड किया था। आई थिंक उसके कारण हमने ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटिमेंट देखी हुई है। हालांकि चाइना की ग्रोथ थोड़ी वीक एक्सपेक्टेड है, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई थिंक उसके लिए काफी इंटरेस्ट आया है फ्रॉम एन इमर्जिंग मार्केट पर्सपेक्टिव एज वेल। आपकी डॉलर इंडेक्स भी थोड़ी कूल ऑफ हुई है।
और इंडिया का बॉटम अप ग्रोथ और बॉटम अप डेटा भी बेहतरीन दिख रहा है। इसलिए इसके कारण हमने 1800 से 19,000 के बीच में बॉटम बनाई है और वहां से स्विफ्ट रिकवरी की है करीबन ये लेवल्स पे। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा और हमेशा हमने देखा है कि 6 महीने अगर इलेक्शन के पहले की बात करें तो मार्केट ऑन ओवरऑल बेसिस ठीक ही रहते हैं। सो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 3 to 4 months हमें लगता है कि मार्केट ठीक ही रहेंगे। हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले वैभव, वो टेक्नोलॉजी कंपनियां थी जहां पर वो बॉन्ड डील नरम पड़ना ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव रहेगा और होपफुली अगर अमेरिका रिसेशन में नहीं जाए तो ये जो पूरा एक नेगेटिव और कॉशियस टोन इन आईटी कंपनियों ने रखा है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या ये फिर सही समय है इन स्टॉक्स में फिर तेजी की पोजीशंस लेने का, और आप प्रेफर क्या करेंगे अमंग्स द बिग बॉयज या फिर मिड कैप्स? फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव एक हमें ध्यान रखना है कि उसको ठीक होने के लिए या उसको मोमेंटम गेन करने के लिए फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट काफी चीजें ठीक होनी पड़ेगी इन द सेंस के यूएस का ग्रोथ ठीक होना पड़ेगा। यूरोप जो सेक्युलरली स्टैग्नेंट ग्रोथ है काफी टाइम से, आई थिंक उसमें भी मोमेंटम देखना होगा। I mean, it is too much to ask for, यहाँ बैठ के अगर नवंबर में बैठ के हम बात करें कि 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद ब्याज दरें नीचे आएगी या रेवेन्यू मोमेंटम ठीक होगा या डिस्क्रिशनरी स्पेंड हाई जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है कहना। सो मेरे अनुसार आई थिंक हम अवॉइड करेंगे आईटी सेक्टर को एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम वेट करेंगे कि जब तक कंपनियां अपने नतीजों में रेवेन्यू बॉयंसी दिखाए, मार्जिन रिकवरी दिखाए और फिर हम कॉल प्रोबेबली लेंगे बिकॉज एनी विच वेज वैल्यूएशंस फ्रॉम एन एवरेज बेसिस आई थिंक प्रीमियम ही चल रहे हैं। सो इतना हमें एक्साइटिंग सेक्टर नहीं लग रहा है। ओके वैभव जी, अभी एक स्पेस जो कि और डिलीवर कर रहा है, हालांकि वो स्पेस विद इन द स्पेस है, दैट ऑटो और ऑटो में टू व्हीलर स्पेस। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो इस वक्त बजाज ऑटो करियर के हाईएस्ट लेवल पे है, फ्रेश ब्रेकआउट हीरो मोटर्स पे है, टीवीएस पहले से काफ़ी अच्छा कर रहा है। हाल ही में इनके द्वारा नए लॉन्चेस, रूरल रिकवरी, क्या आगे के कुछ मतलब 2-3 क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? आपका व्यू ऑटो पे एंड विद दैट ऑटो टू व्हीलर स्पेस पे आपका व्यू क्या है? आई थिंक ऑटो स्पेस हम जब देखने चाहें तो राइट फ्रॉम सीवीज टू ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, पीवीज जो बात करें अक्रॉस द सेगमेंट है। नाउ हर एक सेगमेंट की अपनी अपनी खुद की साइकिल होती है और इस जैसे हम एट दिस पॉइंट इन टाइम देख रहे हैं वहां हमें लग रहा है कि सीवी साइकिल टुवर्ड्स टॉपिश है। एट द सेम टाइम ट्रैक्टर्स स्टैग्नेंट रह सकते हैं प्रोबेबली बिकॉज काफी अच्छी ग्रोथ हुई है लास्ट फ्यू इयर्स में। 2 व्हीलर्स जो काफी लंबे समय से जो स्टैग्नेंट था, आई थिंक ये पहला ईयर है जहां फ्यू मंथ्स है जहां हमने थोड़ी रिकवरी देखी है। अगर वो रिकवरी कंटिन्यूड रहती है, उसके वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, डिविडेंड डील भी ठीक है, तो पॉसिबली है कि ये मोमेंटम बढ़ सकता है या मोमेंटम एक्चुअली सस्टेन कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पीवी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो लोअर एंड की पीवीज हैं वहां थोड़ा प्रेशर हमें दिख रहा है, बट एसयूवीज या हाई एंड व्हीकल्स में हमें बॉयंसी दिख रही है। सो उस हिसाब से हम प्रोबेबली प्ले कर सकते हैं ऑन दिस ऑन द सेक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई जस्ट कीप रिपीटिंग हियर कि इलेक्शन के 6 महीने के पहले आई थिंक रूरल रिकवरी भी आनी है और जनरल मोमेंटम फ्रॉम अ कंजम्पशन साइड भी थोड़ा ठीक रहता है। सो पॉसिबली है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे। वैभव, एक चीज़ जो मार्केट को थोड़ी तंग कर रही है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स नहीं चल रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप देखें HDFC बैंक ने तो खासा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इवन ICICI बैंक ने भी एक 3 साल की आउट परफॉर्मेंस के बाद पिछले 1 साल कुछ नहीं किया है। इसका क्या कारण है आपके हिसाब से, और क्या अब ये चलने को तैयार है? No, Anuj, I think very interesting kind of observation because अगर हम देखें कि बैंकिंग एज एन सेक्टर वो काफी ओवरवेट
रहा हुआ है फ्रॉम एन एफपीआई परस्पेक्टिव। और अगर हम एफपीआई का फ्लो और ओवरऑल बेसिस देख रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट में भी देख रहे हैं, तो आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली हमने आउटफ्लो देखे हुए हैं। Of course, there is a rebalancing from China towards India, but net के हिसाब नेट बेसिस में अगर हम लास्ट 2-2.5 साल की बात करें तो काफी अमाउंट और काफी पैसा निकला है फ्रॉम एन एफपीआई पर्सपेक्टिव। और जब ऐसी भारी बिकवाली होती है तो हमें यू विल ऑलवेज फाइंड के जो ओन्ड हायर ओन्ड सेक्टर्स रहते हैं, जैसे आप बैंक्स कहें या आईटी कहें, वहां आप बिकवाली एडिशनल देख सकते हैं। इसी के कारण वन ऑफ द टेक्निकल रीजंस है जहां हमने प्रेशर देखा है। पर फ्रॉम फंडामेंटल रीजन अब देखें लास्ट क्वार्टर में अगर मैं एबेरेशन निकाल लेता हूं, एनआईएम्स जहां कंप्रेस हुई हैं, ऑन एन ओवरऑल बेसिस बैंक्स की बैलेंस शीट, उनका ग्रोथ, रिस्क मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स, आई थिंक और रीच काफी बड़े हैं और अच्छी तरह से वो फंडामेंटली इंप्रूव हुए हैं। सो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो एवरेज से नीचे चल रहे हैं या रीजनेबल एज वेल। सो अगर 1-1.5-2 साल की बात करता हूं तो आई थिंक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स खास करके हमें एक सेगमेंट जो हमें पसंद है फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। प्राइवेट बैंक्स इवेंचुअली चलेंगे, बट थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं शायद। वैभव, इस समय आपने कुछ मिड या स्मॉल कैप में नई कंपनियां लेना शुरू किया है क्या? थोड़ा मिड और स्मॉल कैप में हमारा वैल्यूएशन कंफर्ट इतना नहीं है। वी विल वेट के थोड़ा आई वुड से करेक्शन हो, और करेक्शन के बाद हम प्रोबेबली ये सेगमेंट को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इन द मीन टाइम ऐसा नहीं है कि देयर आर स्टोरीज नहीं है वहां पे या स्टॉक्स नहीं है, बट फ्रॉम एन ओवरऑल बास्केट पर्सपेक्टिव आई वुड रादर वेट, और हमारा कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम ज्यादा लार्ज कैप में रहेगा एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। ओके वैभव जी, अभी फार्मा पे नहीं जाऊंगा, मैं हेल्थ केयर पे रहूंगा। हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक सेकुलर मूव रहा है। आई मीन इस बार की अर्निंग्स में अपटिक्स आपको जो नॉन कोविड रेवेन्यू थे उनमें आने लगे हैं, अच्छे आने लगे हैं। हमारे पास अब लिस्टिंग्स हाल ही में बहुत सारी हुई हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में आप लोगों ने क्या ऐड किया है और आपका व्यू दोनों पे सेपरेटली? Yeah, I think from a lifestyle perspective, अगर हम broader population को देख रहे हैं तो I think from a lifestyle perspective वो I would say proactive healthcare में काफी believe करना चालू किए हैं। So उसी के कारण हम देख रहे हैं from a diagnostics perspective या फिर from a healthcare perspective overall business opportunity बढ़ रही है। At the same time हॉस्पिटल भी अपनी एफिशिएंसीज काफी इंक्रीज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बेड ऑक्यूपेंसी गिने या रेवेन्यू पर पेशेंट गिने, आई थिंक वो सभी मैकेनिक्स इंप्रूव हो रहा है, और इसी के कारण हम नंबर्स में उसका पॉजिटिव रुझाव देख रहे हैं। सो व्हाइल द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव काफी हाई है, बट ये केपेक्स इंटेंसिव भी है थोड़ा इंडस्ट्री। सो वो टाइट बैंड के वैल्यूएशंस में हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। वैभव, यहीं पर समाप्त करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज, थैंक यू वीरेंद्र। ओके, अच्छा देखिए अजता, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो 19850 की कॉल पता कितने पे आ गई? वो जो हम 4 रुपये पे ले बात करके 40 तक चली गई थी, 1 रुपये पे फुस हो गई, मुझे लगा 1 रुपये पे आ गई वो। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें तकलीफ क्या होती है ना कि आप अगर बहुत लंबे समय तक उसमें रह जाएंगे ना तो वो तकलीफ आएगी। ये क्योंकि क्या है कि 4 पे आपने ले ली, फिर आपने चल ठीक है। अब इसके लिए जब मैंने एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि सर आपने 24 पे बुक करने को बोल दिया, वो 40 तक चली गई। मैं कहा देखो 24 कब बुक कर दिया, मुझे नहीं पता था कि वो 40 पे जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो एक बार कोलैप्स होनी शुरू होगी तो फिर वो इसी तरीके से गिरेगी। इसके लिए ज़रूरी होता है उस ऑप्शन में प्रॉफिट का बुक करना। देखिए एकदम से इनफैक्ट 3 PM फैक्टर तो मार्केट के नेगेटिव में जा रहा है एकदम से। निफ्टी बैंक दोनों में हमने देखा है वो कोलैप्स आता है। 19,875 का हाई लगा के एकदम से हम आ गए हैं 19,800 पर अब। तो ये इसके लिए ना, इसमें एक अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तो एक जैसे होता है ना, एक जगुआर की तरह काम करना होता है आपको। एकदम बिल्कुल सही मौके पे अटैक करना है और सही मौके पे छोड़ भी देना है उसको। तो वो उस कॉल को छोड़ना बहुत ज़रूरी था। आपने बाय कर लिया 4 रुपये पे, प्रॉफिट बन गया आपका, वो अच्छी बात है, लेकिन उस प्रॉफिट को बुक करना और लालची नहीं बनना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए एक और 24 पे आपने बुक कर लिया, 4 का आपका 24 हो गया। उसके बाद चाहे वो 50 जाए चाहे 60 जाए, उसके बाद फिर उसको वापस मत देखिए। फिर
आपने बुक कर लिया, अच्छा पैसा बन गया, दैट्स इट, गुड। क्योंकि जितनी तेजी से वो 40 तक गई थी उतनी तेजी उससे डबल तेजी से कोलैप्स हुई। ग्रेविटी भी तो कुछ चीज होती है Exactly. वो मार्केट पर भी हावी होती है। अब देखिए 1 रुपए भी नहीं बचा है इसमें, Exactly. 0.65 पर आ चुकी है। अच्छा, निफ्टी बैंक एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि निफ्टी बैंक वीरू मुझे याद है मेंशन कर रहे थे कि ये डे हाई पर पहुंचता हुआ, लेकिन टिका नहीं है ये डे हाई पर। 44,420 की ऊंचाई छूने के बाद वहां से ये नीचे आया है। कोलैप्स नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा खासा हल्का हो चुका है। 100 पॉइंट ऊपरी लेवल से गवा दिए हैं इसने, तो अब 58 अंकों की ही बढ़त रह गई है। इसके सामने अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे, जो हम हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, वहां पर ऊंचाइयों पर ही कारोबार है। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स अब 365 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। एक अच्छा खासा मोमेंटम इसने पकड़ा है। और यहाँ पर मेरी नजर इनफैक्ट वो नई लिस्टिंग्स पर गई। प्रोटियन ई गव आज देखिए 7% के गेन्स देखने को मिले हैं। अब तक ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न्स दिखा चुका है। होनासा, आपको याद होगा उस दिन जब ये अपने इशू प्राइस के नीचे गया था, थोड़ा सा पैनिक आ रहा था, इसने अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की है, करीब 5-5.5% तक के गेन्स। और कल वाली लिस्टिंग भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, आस्को ऑटोमोटिव, उसका क्या हाल है, क्योंकि कल का सेकेंड हाफ उस कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर था वर्सेस द डेब्यू ट्रेड। और आस्को ऑटोमोटिव करीब 312 के आसपास, ये डे हाई से काफ़ी हल्का होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ एक्टिविटी बनती दिखाई दी है, तो इन स्टॉक्स पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। चलिए बाजार पर लौटते हैं और इंडेक्स में बड़ा मूव कहाँ आया है, स्पेशली ऊपरी लेवल से जो कूल ऑफ देखने को मिला है। एक बार ब्रिटानिया देखिएगा, ब्रिटानिया में कुछ प्रॉफिट बुकिंग के अंश देखने को मिले हैं। और निफ्टी बैंक में एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कायम है। तो ब्रिटानिया एक स्लाइस दिखा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस दोनों में कुछ वीकनेस थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रचना, ये बैंकों में आपकी क्या सलाह होगी अब? जी, बैंक निफ्टी जो बेसिकली है, इसमें कुछ काउंटर्स है इंडिविजुअली, लाइक कोटक एंड एचडीएफसी बैंक विच आर परफॉर्मिंग बेटर कंपेयर्ड टू एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, उससे अच्छा अगर आप इंडिविजुअल काउंटर पे नजर रखें तो यू कुड बी स्क्वीजिंग आउट अ लिटिल मोर ऑफ ज्यूस। और इंडेक्स की जहां तक बात है, ये इंडेक्स जब तक 42,300 के ऊपर रहेगा फ्यूचर्स पे, तो ये गिरावट में भी आने वाले कुछ दिनों में बाइंग आने का चांसेस है। चलिए फिर एक काम करें, BTST कॉल से ना शुरू करते हैं हर्षदा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट कर रहा है। गाबा सर बताइए, BTST या STBT? BTST, बिल्कुल BTST स्टॉक का है आईटी क्षेत्र से। परसिस्टेंट में काफी हद तक 2-2.5 हफ्ते से एक साइडवेज कंसोलिडेशन है और आज एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड कर रहा है 6391, टारगेट होगा 6500 का, स्टॉप लॉस होगा 6350। परसिस्टेंट 500 के लिए परसिस्टेंट में तेजी करके चले 2-2.25% ऊपर है। मानस, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, इंडिया सीमेंट में खरीदारी करके जाएंगे। इंडिया सीमेंट ने कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस ब्रेकआउट दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इसके फ्यूचर में 220 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 217 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 227 के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिया सीमेंट पे। इंडिया सीमेंट्स आपका बाय कॉल है फॉर टुमारो 220, लास्ट डे फ्राइडे। और रचना जी, आपका कॉल क्या रहेगा? जी, मेरा कॉल रहेगा एचटीटीएस के फ्यूचर्स में बाइंग करेंगे हम। जब तक ये काउंटर 4400 के ऊपर बना रहेगा, तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी इसको दोबारा ऊपर लेके जानी चाहिए। माइनर प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे हमें 4500 के नंबर्स दिखा सकता है। ये हो गई LTTS रचना वैद्य की कॉल। निफ्टी 19,800 के नीचे, अब 19,788 एकदम से कोलैप्स। और बैंक निफ्टी देखिए क्या कोलैप्स हुआ, 2 पॉइंट ही ग्रीन में रह गया, 44,200 पर आ गया बैंक निफ्टी, रेड में आ गया बैंक निफ्टी। तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत बढ़ती हुई। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी, BTST रहेगा सिटी यूनियन बैंक में। CUB 147.5 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, तो 145 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 151 एंड 154। तो सिटी यूनियन बैंक एक तेजी वाला ट्रेड। आज मैनेजमेंट से हम रूबरू हो भी रहे थे, आउटलुक उनका पॉजिटिव है। प्रशांत बताइए, आपका ट्रेड? अच्छा जी, मैं अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 5330-40 के आसपास स्पॉट चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 5290, 5290। जो टारगेट पे देख रहा हूँ वो होगा 5420 का, 5420।
अच्छा, ये एक बार अनुज एक्सिस बैंक देख लेते हैं क्योंकि निफ्टी बैंक कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स। और इनफैक्ट हर्षदा, मैं देख रहा था कई बार क्या होता है, असल में क्या होता है, कॉल्स में आप इतना वो बना लेते हो तो आपका पुट्स में जाने का मन नहीं करता। 19,800 की पुट अभी मेरी आंखों के सामने 80 पैसे वाली पुट जो है वो 25 रुपये पर आई। आज इस तरीके का मूव मार्केट ने दोनों साइड पे दिया है। तो मतलब अगर आपने, ऑब्वियसली खैर कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता होगा ट्रेड में, लेकिन हाँ बिल्कुल जैसा आपने बोला एक्सिस बैंक कोलैप्स हुआ। सिर्फ एक्सिस बैंक नहीं, आप एक एक करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स लेकर आइए एक बार जरा, सारे के सारे ऑलमोस्ट सब डे लो पे आने की तैयारी कर रहे हैं। और एक और चीज़, HDFC बैंक डे लो पर आया, SBI डे लो पर आया, अच्छा एक ICICI बैंक डे लो पर आया। और एक और चीज़ जो सुबह निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था स्टॉक, वो था ITC डे लो पर आया एकदम से। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एकदम से लोअर लेवल के मूव्स आए और यहाँ पर इस समय डे लो पर ऐसे लग रहा है जैसे फोन आ गया, बस मुनाफा वसूल लो और वही हो रहा है। चलिए, डीलिंग रूम में किस बात पर चर्चा हो रही है, यतिन बताइए। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत फैसिनेटिंग हुआ जो हुआ वो ऑप्शन मार्केट में, बट जो फ्यूचर्स मार्केट है वहाँ डीलर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है कि मार्केट में जो मूड है और जो बायस है वो पॉजिटिव साइड पे है। दो स्टॉक्स जो फोकस कर रहे हैं वो, सबसे पहले बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, और ये स्टॉक बिल्कुल ही अपने 52 वीक हाई पे है आज, और डीलर्स को लगता है कि यहाँ से 2680 2700 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा इंटरेस्टिंग 6% का एडिशन हुआ है नवंबर सीरीज़ में। तो ये एक स्टॉक है जो डीलर्स के रेडार पे है तेज़ी की तरफ, और यहाँ BTST की ट्रेड भी वो रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और पोजिशनली डीलर्स को लगता है कि इंडस टावर में फिर से एक बार अप मूव शुरू हो जाना चाहिए। उनको लगता है ये टाइम स्टॉक 195-200 तक के लेवल्स नवंबर सीरीज़ में दिखा सकता है। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि पोजिशनली तेज़ी करनी चाहिए। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर ये इस समय डीलिंग रूम का हाल 19,765, कहाँ हम थे 19,875 पर, कहाँ लग रहा था कि 19,900 क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ तो अब ये हालत हो गई है कि 19,750 बच जाए हर्षदा तो बड़ी बात होगी। मतलब बड़ी बात होगी अगर एक्चुअली ये जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है ना निफ्टी, आई डोंट नो कुछ न्यूज़ मार्केट को मिली है क्या है, ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे जिस तरीके से गिरना शुरू हुआ है। एक्चुअली सडन झटके फील हो रहे हैं। शिल्पा, कुछ सुना है क्या आपके डीलिंग रूम में, क्या चर्चा हो रही है? ये मुझे लगता है जैसे एक्सपायरी मूव है, ये तो हमेशा होता है कि एक्सपायरी में आपको 3 PM में इधर आपको पॉजिटिव साइड में जाता है जोर का अपसाइड टिक, या फिर आपको एक ऐसा करेक्शन मिलता है। बट फॉर मी पोजिशनली भी अगर जब तक हम लोग 19,600 डिफेंड कर रहे हैं, वी आर ऑन द लॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। ये 19,800 850 जोन्स हमेशा से एक रेजिस्टेंस जोन्स था, तो वहीं से एक आया है हम लोगों को एक करेक्शन, आई मीन एक फॉल हमने देखा है। बट आई डोंट सी कि यहाँ पे कोई पैनिक करना चाहिए। ये शायद आपको एक गैप अप होगा और ये लेवल्स भी आपको ब्रीच होके ऊपर की तरफ मिलेंगे, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स 20,000। कर रहे थे एक्सिस की, एक्सिस के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक कोलैप्स देखने को मिला है। यहाँ पर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो 100 पॉइंट गवा चुका है देखते ही देखते। एक बार लेकर आइए निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स, वहाँ पर साफ हो जाएगा कि कितना ड्रैग कौन सा स्टॉक का डाल रहा है। एक्सिस तो डेफिनेटली एक है जिसमें सबसे ज़्यादा वीकनेस बनती दिखाई दी है इस पर्टिकुलर घंटे। इसके पीछे फिर ICICI बैंक, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक। HDFC अभी भी थोड़े से बेटर साइड पर है, लेकिन वो भी डे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ। ये तीन जो है एक्सिस, ICICI, SBI, यही मूड बिगाड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा। हर्षदा, ये कुछ अजीब चीज़ हुई है। ये देखिए निफ्टी बैंक का आप इंटरडे चार्ट देखिए, किस तरीके से गिरा निफ्टी बैंक। निफ्टी देखिए किस तरीके से गिरा, और जैसे मैं कह रहा था अब तो 19,750 बचाना मुश्किल है। खैर 19,700 बच जाना चाहिए, अभी 18 मिनट बाकी हैं मेरे ख्याल से, BWAP के हिसाब से भी 19,700 तो बच जाना चाहिए। लेकिन ये मतलब क्या एक MOC सेलिंग करके होती है, एक किसी लार्ज ब्रोकिंग हाउस के थ्रू वो ट्रिगर हुई है या क्या हुआ है, बास्केट सेलिंग एक उसको आसान तरीके से बोल देते हैं, प्लस एक्सपायरी का भी फैक्टर है। तो ये एक कारण हो सकता है कि जिस कारण से ये इस तरीके का मूव आया। अगर मेरे ग्राफिक स्टडी है तो मैं एक क्लोजिंग स्ट्रैटेजी देता हूँ थोड़ी देर में, वरना एक काम करते हैं, हाँ तो मैं बता देता हूँ जो मेरी अब की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी है। देखिए मार्केट ने ये जो रिवर्सल दिया है ये प्योरली एक्सपायरी की वजह से, और इस डिप का अब आप यूज़ करें मंथ एंड की कॉल्स बाय करने के लिए। मंथ एंड की कॉल्स जो 75 वाली कॉल 115 तक गई, 115 वाली कॉल कोलैप्स होकर 60 रुपये पर वापस आई, मंथ एंड की कॉल्स एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपायरी की फन एंड गेम्स हैं, जो पहले अपसाइड पर प्ले हुआ फिर डाउन साइड पर प्ले हुआ। एक और चीज़ लेकिन
फोकस करें सिर्फ निफ्टी पर, कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी को छोड़ दें। बैंक निफ्टी ने आज फिर एक रिजेक्ट किया 44,400 44,500 को वायलेंटली, तो अभी के लिए सिर्फ निफ्टी पर फोकस करें, कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी को छोड़ दें। आईटी या फिर एक पॉकेट है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, आईटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो बैंक निफ्टी से बचें। ट्रेड करना ही है तो आईटी शेयरों में रहें या फिर मिड कैप्स में रहें, ये एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन निफ्टी में इस डिक्लाइन को यूज़ करें टू बिल्ड मंथ एंड कॉल्स। मंथ एंड कॉल्स लें, अगले हफ्ते की नहीं, महीने के एंड की। महीने के एंड पर अब फोकस किया जाए, अगले हफ्ते पर नहीं, थोड़ा सा संभलने की कोशिश, लेकिन 19,700 के ऊपर टिकने की कोशिश निफ्टी की बरकरार है। करीब 60 अंकों की बढ़त। 300 देखा तो मुझे मिड कैप पर नजर गई थी। निफ्टी बैंक भी 100 पॉइंट टूटकर 85 पॉइंट नीचे है, लेकिन हाँ प्रेशर तो है, उसमें दो राय नहीं है। अच्छा, जाते जाते कुछ ट्रेड्स जो आज तक अच्छे चले हैं, उस पर एक व्यू मैं प्रशांत आपसे लेना चाहूंगी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में सोमवार, कल और आज में मन्नपुरम टॉप ट्रेडेड काउंटर साबित होगा। अब ये बताइए, इतनी तेजी के बाद क्या इस स्टॉक में और रूम बचा है बढ़त का, या फिर अब 160 पर प्रॉफिट बुक कर ले? जी हर्षा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि आप ट्रेल करिए। करीबन 155 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मुझे लग रहा है जब तक वो इंटैक्ट है आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। ओवरऑल रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो टारगेट्स कम से कम यहाँ से करीबन 170 तक आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक बार आप 165 क्रॉस कर ले, तभी आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा ये, आप कैरी कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, नए ट्रेड से थोड़ा बहुत बचें, ये साफ निकल कर आ रहा है। थोड़ा बहुत एक्शन इनफैक्ट आज हमने देखा है लौटते हुए MGL वाले ट्रेड में, हालांकि प्राइस एक्शन से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मानव, कुछ भाव देना है या फिर कल MGL पर नजरें डालें, देखते हैं ये बढ़ता है आगे कि नहीं? मानस जी MGL की बात हो रही। जी तो देखिए, MGL ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था 3 या 4 दिन पहले। उसके बाद आज इंट्राडे सेशन में इसने 1160 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया, हालांकि ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, बट फिर भी मेरा मानना है कि आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 1040 के बना के रखिए और पोजीशन में बने रहिए, लेकिन अब अगर कल खरीदारी करनी होगी तो वो 1060 के ऊपर ही खरीदारी करनी होगी। एक काम करते हैं, अब आपको बैन का अपडेट बता देते हैं। F&O बैन का अपडेट, 3 स्टॉक्स एंटर कर सकते हैं बैन में। चंबल फर्टिलाइजर्स, मन्नापुरम जो आज सुबह ही बैन से बाहर आया था, वापस बैन में जाने की तैयारी, और इंडिया सीमेंट 97% पोजीशनिंग। बैन से बाहर स्टॉक्स कौन से जा सकते हैं? बॉर्डर लाइन केस पर इंडियाबुल्स हाउसिंग 82% पोजीशनिंग यहाँ पर, और सेल 84% पोजीशंस यहाँ पर। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो बैन से बाहर इस समय जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के 4 विकेट गिर चुके हैं, बारिश हो गई है थोड़ी सी, वैसे रिजर्व डे है कल का, तो ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से मैच धुल जाएगा। कल भी बारिश हो गई तो? कल भी बारिश हो गई तो फिर इंटरेस्टिंग है, फिर तो शायद साउथ अफ्रीका पहुंचेगी फिर तो। रन रेट के हिसाब से तो वो टेबल पे ऊपर थे, टेबल में ऊपर थे। हाँ, टेबल में ऊपर थे उनसे, प्लस उनको हराया भी था उन्होंने। लेकिन 2 दिन लगातार लगता नहीं बारिश होगी, मतलब 20 ओवर फोरकास्ट कह रहा था आज और कल बारिश हो सकती है, बट लेट्स होप। हाँ, बट ये क्या है ना हजता इशू, जो टूर्नामेंट के रूल्स होते हैं ना, उसमें ये होता है कि आप उसी दिन मैच फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो पहले कोशिश इस चीज़ की होगी कि आज ही अगर कम ओवरों का मैच हो जाए अगर तो भी, लेकिन साउथ अफ्रीका की हालत इतनी ख़राब है, 44 for 4 हैं वो 14 ओवर में, तो अगर कम ओवरों का मैच होता तो इनके काफ़ी अगेंस्ट जाएगा ये। तो होप तो इनकी यही रहेगी कि मैच रिजर्व डे पे चले, तभी बेटर रहेगा। लेकिन एक बार ज़रा वापस आप बैंक निफ्टी लेकर आइए इंट्राडे में, 44,101 इस समय बैंक निफ्टी, और डे ऑफ डेज हाई वाली एक प्लेट दिखाइए जरा। कल का हाई था हश्ता शायद 44,409 के आसपास, आज भी सुबह एक बार के लिए 44,409 पर ही रुके आप, और फिर अब आप 44,420 पर रुक गए। जिस तरीके से ये देखिए स्लाइड किया है बैंक निफ्टी, ये अपने आप में एक बता रहा है कि इस इंडेक्स में थोड़ी तकलीफ है। इसी का इम्पैक्ट आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। हालांकि निफ्टी में खुद के भी 1-2 स्टॉक गिरे हायर लेवल से, जैसे कि ITC, लेकिन निफ्टी भी हायर लेवल से कोलैप्स हुआ और 140 पॉइंट हायर लेवल से गिरा। ये थोड़ा सा जो है ना मामला क्लोज में थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। मतलब एक आधे घंटे पहले तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। ये जिसे कहते हैं ना क्लोजिंग आवर सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए होता है मार्केट में, क्योंकि जब तक आप फिनिश ना कर दें, जैसे क्रिकेट
और मार्केट, स्पोर्ट्स या मार्केट दोनों एक तरीके से कोरिलेटेड है। आप कितना अच्छा खेल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको फिनिश ना कर पाएँ। तो गेम को फिनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, अफगानिस्तान फिनिश नहीं कर पाया था गेम को एंड में आखिरकार। हाँ। तो आज भी बुल्स फिनिश नहीं कर पाए उसको। ये आज बहुत ब्यूटीफुल डे हो सकता था मार्केट के लिए, लेकिन आप फिनिश नहीं कर पाए उसको, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए सिचुएशन। वैसे थोड़ा बहुत टाइम है, मैं नहीं तो वॉल पे अभी जाने वाली थी, फिर टाइम देखा तो अभी तो सिर्फ 18 हुए। वीरू क्या हो गया, बहुत देर तक आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी है। नहीं, मैं वही दुर्लभ दृश्य दिख रहा था कलकत्ता से जो आ रहे थे, 44 पे 4 और बारिश की बौछार, मैं वही दिख रहा था। मतलब एक तरीके से सेंस मिल रहा है कि हमारी संडे को मुलाकात किससे होगी, एक तरीके से सेंस मिल रहा है। मेरे ख्याल से मैच पूरा हो जाएगा, थोड़ी बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं ये, मेरे ख्याल से मैच पूरा हो जाएगा। खैर, एक बार जरा डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा। मार्केट ब्रेथ देखते हैं, आखिरी का जो ये 20 मिनटों का डैमेज था, इसने मार्केट ब्रेथ को कितना डैमेज किया, स्क्रीन पे लेके आते हैं। एक्सपायरी डेट था, याद रखिए, फॉर निफ्टी, और हायर लेवल्स से हम रिट्रेस हुए। उसके बाद जरा जो ब्रेथ है वो ये कहती है कि बीते 30 मिनट में डैमेज तो हुआ है। कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स बैकफुट पे आए और कुछ काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। प्लीज़ सेट्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। सुबह सुबह हमने फार्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा था। इक्का दुक्का जो NBFCs थी उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, और कुछ कैपिटल गुड काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। बॉश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। इस वक्त अगर आप लॉन्ग्स को देखें तो फिर भी जो कैरी हो रही हैं उसमें सबसे ऊपर है, ये देखिए FN पल्स आपकी स्क्रीन पे, मन्नापुरम फाइनेंस 6.5%, यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग जा रहे हैं। कोफोर्ज मिड कैप IT में यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग जा रहे हैं, और बॉश में, एम्फेसिस में, डिक्सन में। तो कैपिटल गुड्स, वाइट गुड्स सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बिल्डअप, 78 लॉन्ग स्टिल। हालांकि कुछ देर पहले ये डिजिट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कंसिडरेट फिगर्स 120 से ऊपर जा रही थी, अब थोड़ा सा कम है। और शॉर्ट कवरिंग है इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में, TCS में स्ट्रॉन्ग पुल बैक, डेनमार्क फार्मा, बजाज फाइनेंस आज 200 डिमा के नीचे बहुत कोलैप्स होने की परिस्थिति में खुला, लेकिन उसके बाद पूरा दिन इट्स पुल बैक पुल बैक पुल बैक। ये था बजाज फाइनेंस। उसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, प्रेशर पॉइंट्स, एक्सिस बैंक, निफ्टी बैंक में जो पिछले लगभग 30 मिनटों में जो हायर लेवल से 300 अंकों की गिरावट आई, उसमें एक्सिस बैंक का काफ़ी हाथ था। शॉर्टिंग, अदानी इंटरप्राइजेस, गोदरेज कंज्यूमर, एनटीआर हाउसिंग फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर में आज शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में, कोल इंडिया में, डेल्टा कॉर्प, REC और L&T फाइनेंस में आज देखी गई। एक स्टॉक और स्क्रीन पे लेके आइए जो कि आज लॉन्ग कॉल्स की लिस्ट में शुमार था, लेकिन बाद में कोलैप्स हुआ। एक बार टाटा कंज्यूमर को लेके आइएगा। -7 सुबह मेरे ख्याल से इस पर एक लॉन्ग कॉल गई थी, स्क्रीन पे हमने देखी भी थी, बट बैकफुट पे एक बार फिर से आ गया। 923 क्लोजेस्ट टू 10 निमा। आपका व्यू टाटा कंज्यूमर पर? देखिए, डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये 950 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 914 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 914 के नीचे आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको करेक्शन थोड़ा सा डीप होते हुए दिख सकता है। लेकिन आप फ्रेश खरीदारी की राय तभी रहेगी जब ये 930 के ऊपर सस्टेन करे। टाटा कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे 921 पे आके डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ इस वक्त। और कुछ काउंटर्स जहां पे आज बहुत स्ट्रांग मूव है, याद रखिएगा, जो कि अपनी मतलब आप समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट 2 साल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हो रहे हैं। कुछ देर के लिए अगर आप इंडेक्स को हटा दें तो उसमें जिस स्टॉक का जिक्र प्रशांत ने भी किया था, और OI के आधार पर, ऑप्शंस के आधार पे, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। 43.35 इस बार की अर्निंग स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद मोमेंटम आया। प्रशांत इस स्टेट को कैरी कर ले, और अगर कोई ऑप्शन थॉट हो आप तो वो भी बताइएगा। बेहतरीन सेटअप, इंडस्ट्रीज में कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये बेहतरीन सेटअप के साथ जाता हुआ कल के सेशन के लिए। जी वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जो 5400 की कॉल ऑप्शन है, अगर हम स्ट्राइक्स वाइज देखें तो ऑलमोस्ट इसे कहना चाहिए एट द मनी। ये करीबन 60-65 के बीच ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है इसको हम कंफर्टेबली करीबन 45 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं, और ये 100 रुपए तक जानी चाहिए। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में मोमेंटम आया है, जब भी इसमें मोमेंटम आता है तब ये बहुत स्ट्रांग मूव देता है। तो हॉस्पिटल में एक थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट इस पर एक बाय कॉल आया था प्रशांत की तरफ से कार्यक्रम की शुरुआत में। बजाज फाइनेंस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही जाकर टिक रहा है। 73.80 डे हाई था, 73 के लेवल्स पर जाकर टिकता हुआ तो एक बहुत बढ़िया स्विंग 69.31 के लो से
ये स्टॉक क्लोजिंग पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जो कुछ रिजिलियंट रहे हैं आज के दिन, भले ही ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली लास्ट आवर में आती हुई दिखाई दी हो, उसमें आप गौर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सीमेंट कंपनियों की। अल्ट्राटेक माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन ओएनजीसी जैसे काउंटर्स तेजी में, और इनफैक्ट ये पूरा ऑयल वाला पैक था जो थोड़ा सा रेजिलिएंट था। रचना, रिलायंस पर आपका कॉल था, क्या ओएनजीसी पर भी आपकी नजर है? क्या ये ट्रेड आप लेना पसंद कर रही हैं या नहीं? जी, ओएनजीसी में 203 पे एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस को निकालने में उसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, ऐसा चार्ट सेटअप को देखते हुए लग रहा है। तो अगर यहाँ पे एंटर करना है, फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो तभी करना चाहिए जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है जो 203 के ऊपर इसको ले जाएगा, और उसी टाइम पे फिर 201 पे एसएल लगा के आप 205 और 8 के टारगेट बना के इसको प्ले कर सकते हैं, बट दैट में टेक अ डे और टू। अच्छा, अब कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं जिन्होंने पिछले कुछ मिनटों में एक थोड़ा सा मूव डाउन साइड पर दिखाया है, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से कोलैप्स हुआ उसमें नेस्ले एक बार लेकर आइए, और उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो इवन जो स्लाइटली सेफर स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आई है हायर लेवल से। मैं फिर कह रहा हूँ हर्षदा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सपायरी थी, प्लस एक लार्ज एफआई डेस्क पर एक मार्केट ऑन क्लोज सेलिंग, जिसको हम एमओसी सेलिंग बोलते हैं, यार एक आसान शब्दों में आप बास्केट सेलिंग कह लीजिए, वो है, उसका एक इम्पैक्ट है। तो ये आपको एक और मौका दे रहा है। डेज हाई से हम अच्छा स्लिप हुए हैं। और अच्छा, एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, डेज हाई और डेज लो जो था वो वाला। और एक चीज़ जो मैंने शो शुरू में कही थी कि अब आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा आज का लो 19627, वो इसीलिए था कि इस तरीके के डिक्लाइन में इवन अगर आप 140 पॉइंट भी गिर जाएं हाईएस्ट पॉइंट से, तो वो आपको आपकी पोजीशन से बाहर ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा, थोड़ा डीप है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप टारगेट रख रहे हैं 20,400 के 20,500 के, तो वो आपको फिर वो रखना पड़ेगा वो स्टॉप। लार्सन एंड ट्यूब्रो, प्रशांत जी कोई व्यू इस पर? जी अनुज जी, ओवरऑल अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये कंसोलिडेट हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद। मुझे लग रहा है कि मैं फ्रेश बाइंग यहाँ पे अवॉइड करूंगा, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस पे, बट जिनके पास भी लॉन्ग्स हो उनको 3020 3020 ये स्टॉप लॉस से ट्रेल करना चाहिए। ये लेवल अगर ब्रेक हो तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। एलएनटी में भी आप देखिएगा पोजीशंस करती हुई। अच्छा, डीजीसीए का अक्टूबर डेटा आ रहा है, मार्केट शेयर स्पाइस जेट का बड़ा है, 4.4 से बढ़कर 5% के आसपास आता हुआ मंथ ऑन मंथ, ये अक्टूबर का फिगर है। एयर इंडिया ग्रुप का मार्केट शेयर जिसका तरह ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं, 26.8%। इंडिगो का मार्केट शेयर थोड़ा सा घटा है, हुआ है बस 63% का मार्केट शेयर आप देख रहे हैं, 62.5% के आसपास आता हुआ। एक बार दिखाइएगा इंटरग्लोब एविएशन में चल क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा सा एयर इंडिया ने मेरे ख्याल में उनका मार्केट शेयर कैप्चर किया है, लेकिन बिगर प्रॉब्लम तो आगे आएगी, इनके कुछ और फ्लाइट्स ग्राउंड हो सकती हैं। इंटरग्लोब एविएशन मानस चार्टिकली क्या है? देखिए, इंडिगो की बात करिए तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने जब भी करेक्शन दिखाया तो 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये 2625 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, और 25 के आपको स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। चलिए, इंटरग्लोवेशन थोड़ा सा अगर आप देखें, इनका मार्केट शेयर रिड्यूस हुआ 2570 पे, ऑल दो इंटरडे में अभी तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है, बट 2570 के आसपास क्लोज आती हुई। अच्छा, डायग्नोस्टिक स्पेस की हमने बात की थी, उसमें का एक स्टॉक देख लीजिएगा जो कि आज सुबह से स्ट्रिंग बहुत अच्छा दे रहा है, 1610 पे मेट्रोपोलिस, लगभग 1612 पे 50 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट कर रहा है। मैं यहाँ पे इसलिए इसका मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लगभग 100 रुपये आगे के अंतराल की जितनी भी कॉल्स हैं वो डे हाई पे फ्लोट करती हुई, और बैकफुट पे आने में मार्केट के दो स्टॉक्स और रहे कारण, एक बार आप रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट लेके आइएगा, 2557 इंटरडे हाई से रिलायंस भी करीब समझ लीजिएगा कि 20 रुपये रिट्रेस हुआ, एंड सेम इज द केस विद आईसीआईसीआई बैंक, हायर लेवल से ये भी रिट्रेस हुआ, करीब 935 पे क्लोज आता हुआ। एक अटेम्प्ट लिया सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करने का, लेकिन सक्सीड उसमें ये भी नहीं हो पाया। चलिए, बहरहाल इस क्लोजिंग को देखने के लिए चलते हैं बड़ी वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। क्लोजिंग इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी शायद आज इंटरडे में मूव देखने को मिला था। ऊपरी लेवल से काफ़ी हल्का हुआ है मार्केट,
875 की ऊंचाई छूने के बाद हम 19750 पर के ऊपर एक क्लोज दिखा रहे हैं। ठीक है वो क्लोज, लेकिन इससे ज्यादा होता और हाई के करीब 800 के ऊपर होते तो ज्यादा दिल खुश होता। निफ्टी बैंक ने कोलैप्स किया है लास्ट आवर में, लगभग 300 पॉइंट का कोलैप्स ऊपरी लेवल से आता हुआ 55 पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में 44,142 के आसपास ये स्टॉक या फिर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। मिड कैप्स हाउएवर रेजिलिएंट थे, करीब 300 अंकों का इजाफा वहां पर। आप निफ्टी आईटी का हाल देखें तो आईटी कंपनियों में जोरदार तेजी आज के दिन बनती दिखाई दी है। 800 साढ़े 800 पॉइंट का इजाफा, 2.5% ऊपर वो इंडेक्स रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बाजार बंद होते होते गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी बढ़कर जरूर आई है। लेकिन आज के जो हीरोज थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे इस वॉलेटिलिटी में, वो टेक्नोलॉजी कंपनी और टेक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर ऑफ कोर्स टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स अच्छे चले हैं। 2.5 से 3% तक की तेजी इन स्टॉक्स में बनती दिखाई दी है। साथ ही साथ मिड कैप आईटी काउंटर्स का भी साथ रहा। तो आज का आउट परफॉर्मेंस दरअसल उसका जिम्मा लिया था कोफोर्ज ने। परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स में फिर जोश, कल आपको याद होगा बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस, इन सारे स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी। इन सब में एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। आज खरीदारी के अंश वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऊपरी लेवल से जो आज मुनाफा वसूली आई वो एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बदौलत आती हुई दिखाई दी। हमने देखा आज आईसीआईसीआई बैंक भी कुछ कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया। एलएनटी, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कुछ कुछ बिकवाली के अंश देखने को मिले। आज का जो बड़ा मूवर था वो था बजाज फाइनेंस, खुला 4% नीचे और वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला। हम सब जानते हैं कि 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स पर आरबीआई ने रोक लगा दी है, लेकिन ब्रोकरेजेस कह रही है कि ज्यादा आंच नहीं आनी चाहिए बिजनेस पर। स्टॉक आपके सामने 1.5% पॉजिटिव जाकर टिका है। कल ये क्लोज करीब 2% नीचे दिखा रहा था। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प एक और विनिंग ट्रेड था। 19% की ग्रोथ इस फेस्टिव सीजन में 32 दिनों का जो आंकड़ा इन्होंने शेयर किया वो स्टॉक 3% भागा है। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे। आज का क्लोज आपकी स्क्रीन पर है, 19,762 पर निफ्टी जाकर टिका है। मंदी के सौदे एक्सिस, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी में देखने को मिले हैं। ये काउंटर्स कुछ कोलैप्स होते हुए एट द डेज एंड एसबीआई में भी कुछ मुनाफा वसूली देखी गई। सहारा कहाँ पे था? हीरो मोटो जो अभी मेंशन कर रही थी। 3 बीच में आप देखिएगा, टेक मेजर्स, टेक महिंद्रा, एचसीएल और टीसीएस और इन्फोसिस 4 हो गए। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में पुल बैक देखा गया है। डॉक्टर रेड्डीज और ऑटो साइड पर टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे काउंटर्स, इन सब में खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। यह है आज की क्लोज आपके लिए। 19,762 पर इंडेक्स जाकर टिका है। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां पर किस तरह का परफॉर्मेंस और किन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। वीएसटी टिलर्स 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, 8% भागा। इन्फोसिस के साथ केन्स, डाबर, ये सभी तेजी वाले काउंटर्स थे जो आज आशीष ने आइडेंटिफाई किए। नीरज ने हीरो मोटोकॉर्प पिक किया, रैडिको खैतान, आईओसी और परसिस्टेंट सिस्टम्स इनके टॉप परफॉर्मर्स में शामिल। ओके, चलिए फिर कल शुक्रवार मतलब वीकेंड, और कल हम बिल्डअप करेंगे इंडिया के फाइनल के लिए भी, और होप करेंगे कि कल तक हमें पता चल जाए कि हमारे साथ फाइनल में कौन हारने वाला है। ये पता चलेगा। वीरू, कौन? ईश्वर करे आपके जुबान पे लक्ष्मी बैठी हो इस वक्त और ये बात सच हो जाए। उम्मीदें भी इस बात की हैं, गुंजाइश भी इस बात की है और मनोकामना भी। खैर, ये मनोकामनाओं का क्रम कल भी जारी रहेगा और भारतीय टीम की टी शर्ट में ये पूरा का पूरा पैनल कल आपसे फिर मुलाकात करेगा। अनुज, मैं, हर्षता, नीरज, आशीष सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।